एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू की एक क्लास हमने पहले भी यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर हम यूट्यूब पर अपने चैनल पर डाल रहे हैं। और ये आपको जो जनवरी 2026 की प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा आपको। अभी हम सिंपल वाले जो एमसीक्यू हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो केस सिनेरियो वाले नहीं होते। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आपको BOS नॉलेज पोर्टल पर मिल जाएंगे। उसके राइट हैंड साइड पर आपको लॉगिन करना होगा अपना NRO और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर। और अगर कोई CA स्टूडेंट नहीं है तो मैं उसको इसका PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये MC लिस्ट ऑफ पेपर है, इसमें आप सिलेक्ट करिएगा इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आज हम GST की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें बेटा ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर हैं, पूरे 15 चैप्टर हैं। तो लिस्ट 1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं बेटा। इसमें MCQ का लेवल पूछा जा रहा है तो हम पहले सिंपल रखते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ GST काउंसिल शेल कॉन्स्टिट्यूट द quorum ऑफ इट्स मीटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये चाहूँगा कि जब भी आप कोई जवाब दें तो कृपया करके उस चैप्टर के नोट्स आपके ओपन हो आपके पास, जो फेस टू फेस क्लास में स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ से फटाफट देख के बोलें। बेटा देख लीजिएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 चेक करके। 1/2, ठीक है। और तुक्केबाजी मत करिए, जवाब जो है वो देख कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पर चल रहे हैं। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। देखकर बोलिए, चैप्टर 1 है। जिन लोगों ने हमसे क्लास ली है उन सबके पास नोट्स हैं, जिसके पास नोट्स ना हो बेटा वो नोट्स मुझसे ले लें। चैप्टर 1 में हम सिंपल MCQ कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू। तो देखिए, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स तब लगता है जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी ऐसे आइटम को सेल करें। और लोकल सेल होगी, इंट्रा स्टेट सेल होगी तो वैट लगेगा। तो इस पर A और B दोनों आंसर है, ये भी है और ये भी है, इसलिए ये आंसर है इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं। CGST एंड UTGST इज लेविएबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन। बेटा ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगता है, जो लोकल में होती है सप्लाई। और उन यूनियन टेरिटरी में जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है वो 5 हैं। जो उसमें है चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। इन जगह पर CGST के साथ UTGST लगता है। इसमें दिल्ली नहीं आता, इसमें पुदुचेरी नहीं आता, जम्मू कश्मीर नहीं आता, लक्षद्वीप आता है। और ऐसी 5-4 यूनियन टेरिटरी और हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए। डैश करके लिखा हुआ है, प्रोवाइड दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बहुत बार बताया बेटा मैंने इसको। ये आर्टिकल नंबर 265 है। नोट्स में से देखकर बोले। और ऑलमोस्ट सब नहीं हमारा ये मतलब पढ़ा है, तो इसको ध्यान दे बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये हमारा ठीक निकला, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये था तो सिंपल वाले चैप्टर 1 के 4 क्वेश्चन थे। अभी हम चैप्टर 1 पर ही रहेंगे, दिमाग को एकदम से दूसरी तरफ फोकस नहीं करेंगे। फिर से जा रहे हैं हम बेटा, चैप्टर 1 को रीसिलेक्ट कर रहे हैं। दोबारा से हम बैक करके हम गए। सिलेक्ट करना है MCQ का लेवल, थोड़ा मीडियम पे चलते हैं, ओके। परसेंटली डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस पर क्या लगता है? क्या नेचुरल गैस पर GST, परसेंटली GST इज लेविएबल ऑन सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस? नो। Presently, central excise duty is leviable on manufacture or production of natural gas? Yes. Presently, central sales tax is leviable on interstate sale of natural gas? Yes. Presently, value added tax is leviable on intrastate sale? तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो सेकंड भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है। बोलो बेटा,
क्या स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है नेचुरल गैस पर? बेटा देख के बताइएगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है नेचुरल गैस पर या स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है? तो मैंने नोट्स में आप लोगों को लिखवाया है कि उन प्रोडक्ट्स पर कौन सी एक्साइज ड्यूटी लगती है। देख के बताइए बेटा, सेंट्रल लगती है, स्टेट? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग पर, ठीक है। तो इसके आंसर कौन कौन से होंगे बेटा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आंसर है इसका। ओके, चलें बेटा आगे। तो अपने नोट्स में से देख देख के बताते रहिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे देखिएगा, वेरियस टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम इन जीएसटी टू मेक वन नेशन वन टैक्स मार्केट फॉर कंज्यूमर आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड विच टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम। सब्ज्यूम का मतलब उसमें समा गए जीएसटी में। बेसिक कस्टम ड्यूटी, नो, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है। टैक्सेस ऑन लॉटरीज, यस। एनवायरमेंट टैक्स, तो टैक्सेस ऑन लॉटरी है। एंटरटेनमेंट टैक्स तो है, एनवायरमेंट टैक्स तो नहीं हमने कहीं पढ़ा। और एंटरटेनमेंट टैक्स भी अगर कोई लोकल बॉडीज लगाएगी तो वो अभी भी लगता है ना। तो इसका आंसर बस कौन सा होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए बेटा, यही वाला होना चाहिए, है ना। तो सही है हमारे ये आंसर, ठीक है। वापिस चलते हैं, ये मीडियम था, वापिस जाके दोबारा से रीसिलेक्ट करते हैं। स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू असेसमेंट। सब्जेक्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और चैप्टर 1 चल रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट ले लेते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है इसका डिफिकल्ट पर। स्टार्ट न्यू सेक्शन, एमसीक्यू असेसमेंट। जूम करने के लिए आप या तो मोबाइल में अपने बढ़ा लीजिएगा, वैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अभी सही है, इतना बहुत है। चलिए सिंपल ले लेते हैं बेटा। चैप्टर 2 ओपन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, सप्लाई का चैप्टर है, चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1, गुड्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इंक्लूड्स। गुड्स में क्या एक्शनेबल क्लेम आता है? यस। ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू द लैंड एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई आता है। मनी और सिक्योरिटीज नहीं आता। तो फर्स्ट सेकंड आता है, फर्स्ट सेकंड, ये है फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट पर चलते हैं। Assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration, state which of the following is not a supply of service. Renting of commercial office complex, service है। An employee agreeing to not work for competitor organization after leaving the current employment, ये भी supply है बेटा। Repairing of mobile phone, ये भी पैसे लेकर supply माना जाएगा। Provision of service by an employee to the एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल 3 कहता है, निगेटिव लिस्ट कहती है कि ये चीज़ सप्लाई नहीं है जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे आंसर थे, ठीक है, और हमने इनके जवाब दे दिए। ये वापस बार बार जो जाना पड़ रहा है ना, इसमें बड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स चैप्टर का नाम है सप्लाई, मीडियम लेवल ले लेते हैं। Which of the following activity is a supply of service? Transfer of right in goods, undivided share in goods without transfer of title in goods। देखिए, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स जो सप्लाई की जाती है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। ये बात शेड्यूल 2 के अंदर लिखी हुई है। ट्रांसफर 3 तरह का हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स विद ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स विदाउट ऑनरशिप, और टाइटल ऑफ गुड्स बाद में ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रॉपर्टी अभी हैंड ओवर की जा रही है। तो जिसमें विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स होता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। तो पहला वाला तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सेकंड वाला ट्रांसफ़र इन टाइटल ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है, और थर्ड वाला ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टैब्लिश दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट ए फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने लोगों के पास नोट्स हैं उन्होंने नोट्स ओपन कर लिए होंगे अपने, और शेड्यूल सेकंड में वो देख रहे होंगे, बेवकूफ़ की तरह इधर उधर नहीं देख रहे होंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना। और वो देख लें बेटा। तो इसमें सिर्फ नंबर 1 जो है बेटा वही सप्लाई ऑफ सर्विस है। आगे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके लिए आपको शेड्यूल 3 देखना होगा।
परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, बेटा ये डीम्ड सप्लाई है, ये शेड्यूल 1 में आता है पहला पॉइंट। टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सप्लाई और सर्विस है, ये शेड्यूल 2 में आता है। ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, बेटा ये शेड्यूल 3 में आता है, जिसको आप एम्बुलेंस सर्विस कहते हैं, ठीक है, जिसमें मॉर्चुरी आता है, फनरल आता है, बुरियल आता है, ये सब आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो 3rd और 4th जो है बेटा वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो इसका आंसर ये वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू सप्लाई, बताइए इनमें से कौन सा सप्लाई जीएसटी में माना जाएगा। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, बेटा ये सर्विस नहीं, ये सप्लाई नहीं है। सर्विसेज बाय एन कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, बेटा ये सप्लाई नहीं है, ठीक है ना। ऊपर वाला भी सप्लाई, लॉटरी बैटिंग गैमलिंग, बेटा ये सप्लाई होगा। सेल ऑफ लैंड भी सप्लाई नहीं होता। Which of the following activities are not treated as supply even if made without consideration, बेटा even if made without consideration पर आपका फोकस शिफ्ट हो गया है, जबकि ऊपर लिखा हुआ है which of the following activities are not treated as supply, are not treated as supply, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। क्या बेटा सप्लाई नहीं मानी जाएगी? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल सप्लाई नहीं मानी जाएगी, कह रहा है ये। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैव बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, बताइए सप्लाई है या नहीं? यस है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बेटा ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी दोनों शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई माने जाते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर हिज पर्सनल यूज, ये सप्लाई नहीं है। रिलेटेड पर्सन से अगर पर्सनल यूज के लिए सप्लाई ली जाए बिना पैसों के, तो कैसे सप्लाई हो सकती है? बेटा ऊपर कहा गया है पैसे नहीं है और नीचे कहा गया है बिजनेस नहीं है, तो ना पैसा ना बिजनेस, तो बिना कंसिडरेशन और बिना बिजनेस के दो एक्सेप्शन एक साथ नहीं हो सकती किसी ट्रांजेक्शन में। ये है कि कहीं पर बिजनेस ना माना जाए तो भी सप्लाई है, 1-2 पॉइंट ऐसे हैं, और कहीं पर कंसिडरेशन ना हो, ऐसे 4 पॉइंट है और फिर भी उसको बिजनेस माना जाता है। तो यहाँ ना तो बेटा कंसिडरेशन है, ऊपर लिखा है विदाउट कंसिडरेशन, और यहाँ कह रहा है पर्सनल यूज, तो बिजनेस भी नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यही वो चीज़ है जो आपकी सप्लाई नहीं है, क्योंकि नंबर 4 पर है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तो रिलेटेड डीम्ड सप्लाई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स जहां पर प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पर पास ऑन की जाएगी, ये भी टाइटल सप्लाई ऑफ गुड्स है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ by or under direction of carrying on the business as so as no longer to form part of those assets, ये भी बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स आर कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, कौन सी इसमें से सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी? टेनेंट रेंट पर देना किसी लैंड को बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। साफ तौर पर शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, बेटा इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस है, हमें बताना है सप्लाई ऑफ गुड्स, बेटा इसका नंबर 4। और ये टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड बाय ए पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, बेटा यहाँ पे शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स ये वाला है बेटा, ठीक है। Which of the following is not considered as good under CGST Act? 10 पैसा क्वाइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹100, बेटा 10 पैसे की क्वाइन की वैल्यू, ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी है, ये सुन लेना बेटा। कह रहे हैं इनमें से कौन सा गुड्स नहीं माना जाएगा, नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स? शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, तो आपने जानते हैं गुड्स में मनी और सिक्योरिटीज नहीं आता। क्या लॉटरी टिकट आता है? यस, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली एक्शनेबल क्लेम लिया गया है ना। अच्छा, कहीं सिक्योरिटी के लिए लिखा है कि लिस्टेड आएगा अनलिस्टेड नहीं आएगा, कहीं लिखा है बेटा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और 10 पैसा क्वाइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹100, ये ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी है, मतलब मनी एंड सिक्योरिटी है, तो जो मनी और सिक्योरिटी होती है वो गुड्स नहीं होता। इसमें से गुड्स क्या बताना है, गुड्स कौन सा नहीं है, तो कौन कौन सा गुड्स नहीं है? एक चीज, एक मिनट,
हाँ हाँ है। 10 पैसा क्वाइन, ठीक है बेटा। 10 पैसे क्वाइन की सेलिंग वैल्यू 100 रुपए है, यानी कि यहाँ पे ये गुड्स बन गया क्योंकि एंटीक आइटम में आ जाएगा। ठीक है। तो शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। सर आप ये दोबारा समझा दीजिए। 10 पैसा क्वाइन, बेटा वो 10 पैसे का एक क्वाइन है, पुराना क्वाइन, एंटीक आइटम है। आप इसे विंटेज कलेक्शन या एंटीक आइटम कह सकते हैं, या ओल्ड रेयर क्वाइंस कह सकते हैं। तो रेयर क्वाइन की बात नहीं हो रही है। जैसे मैं 100 रुपए का नोट दूं और आपसे 10-10 रुपए के 10 नोट ले लूं, तो फिर इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये गुड्स नहीं माना जाएगा। मगर 10 पैसे के क्वाइन की वैल्यू 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, लाख, 10 लाख भी हो सकती है। बेटा वो मनी की तरह ट्रीट नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट आपका गुड्स है, सेकंड गुड्स नहीं है, और थर्ड भी गुड्स है। तो इसमें से कौन सा गुड्स नहीं है? सेकंड। तो हमने जवाब दे दिए बेटा। ठीक है, वापिस चलते हैं, बैक कर देते हैं इसको, प्रैक्टिस सेशन फिर से ओपन करते हैं बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स पे जाना है। सप्लाई में हमने कौन सा डिफिकल्ट किया था, अभी कौन सा किया था? डिफिकल्ट कर लिया ना? अच्छा, डिफिकल्ट नहीं किया। चलो भाई, डिफिकल्ट भी देखते हैं इसका क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ? इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ग्रांड पेरेंट्स आर नेवर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रांड सन ऑब्लिक ग्रांड डॉटर। ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर के लिए रिलेटिव नहीं माने जाते, ये है, रिलेटेड पर्सन नहीं है। क्या ये रिलेटेड पर्सन में आएंगे या नहीं आएंगे? रिलेटेड पर्सन में कौन आता है बेटा? बेटा फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, और फैमिली के मीनिंग में है सबसे पहले स्पाउस और बच्चे, और माँ बाप और भाई बहन है। और भाई बहन तब आएंगे जब वो डिपेंडेंट हो। तो ग्रैंड पेरेंट्स तो कहीं है नहीं बेटा। तो ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। अभी पढ़ लेते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन, तो ये तो बात गलत कह रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंडसन। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट। तो इसका आंसर ये है बेटा, यही स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट। बेटा ये पता है एमसीक्यू क्यों जरूरी है? ये आपके कॉन्सेप्ट्स को शार्प कर देंगे बेटा, इसलिए मैं मानता हूं कि इन क्वेश्चंस को जरूर करें। आप देखिएगा मेरी अगर पुरानी क्लासेस भी आप देखिए तो पीवाई क्वेश्चन से पहले मैंने हमेशा एमसीक्यू कराए। और ऐसा नहीं है कि हमारे एमसीक्यू भी सारे सही हो जाएंगे, कभी कभी हमारी जबान से भी बातें गलत निकल जाती हैं और स्किप भी हो जाती हैं चीज़ें। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन, आपको इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन के बारे में बताना है। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर बिना पैसों की गई है तो बताइए शेड्यूल 1 के हिसाब से विल बी डीम्ड एज सप्लाई। इनमें से कौन सा सप्लाई माना जाएगा? AB and Associate transfers stock of goods from its Mumbai branch to Kolkata depot for sale of such goods at the depot। बिल्कुल, ये बेटा ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसको सप्लाई माना जाएगा। मिस्टर रघुवीर, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर, permanently transferred the motor vehicle free of cost. ITC on said motor vehicle was blocked and therefore was not availed। बेटा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ दोज बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड अर्लियर इज कंसीडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। हेयर transfer of motor vehicle free of cost and ITC on said motor vehicle clearly mentioned was blocked and therefore was not availed, therefore it is not a deemed supply। तो फर्स्ट वाला deemed supply है and second one is not a deemed supply। and third is Mrs. Riddhi, an employee of Sun Limited, receive gift from her employer on the occasion of Diwali worth rupees 21,000। if gifts exceeds rupees 15,000 then it amounts to supply, but it is लेस देन 50,000। तो बेटा इसमें से जो फर्स्ट वाला पॉइंट है बस वही डीम्ड सप्लाई है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलते हैं आगे।
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1, फिर से बताना है, विल बी डीम्ड एज सप्लाई, ये तो अभी बताया हमने। ए बी एंड एसोसिएट ट्रांसफर स्टॉक ऑफ गुड्स, ये तो अभी बताया बेटा हमने, है ना। तो इसको आगे कर दें बेटा, फर्स्ट लिख दे इसको, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ टेलीविजन सेट, दिमाग में ले आइए, टेलीविजन सेट आपने खरीदा है, एंड ही ऑल्सो गेट मैंडेटरी वारंटी एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द टीवी। इसका मतलब है यहाँ पे आपको तीन चीजें मिल रही हैं, सब टेलीविजन मिल रहा है, वारंटी मिल रही है और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो और दो से ज्यादा सप्लाई एक साथ की जाए, दोज आर नोन एज मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। क्या टीवी आज के टाइम में बिक सकता है बिना वारंटी गारंटी के? नहीं। तो मजबूरी है ना बेचने वाले की, कंपल्सन है कि वो टीवी के साथ, दोस्तों ध्यान दें कि वो वारंटी गारंटी दे टीवी के साथ। तो वारंटी गारंटी टीवी के साथ देना इसको नेचुरली बंडल्ड बनाती है, और जहां नेचुरली बंडल्ड होता है बेटा वहां पर उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। और कंपोजिट सप्लाई में बेटा ये आएगा, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, दिस इज अ मिक्स सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, और इसको हम मिक्स और कंपोजिट कुछ भी मान सकते हैं। हम इसको क्या कहेंगे? कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड है। शायद आज टीवी का बिजनेस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का बिजनेस बेटा चलेगा ही नहीं, ग्रो ही नहीं करेगा अगर उसके साथ वारंटी और मेंटेनेंस ना दी जाए। तो वारंटी और मेंटेनेंस टीवी के साथ देना बिजनेस बाउंडेशन है, बिजनेस कंपल्सन है, और ये नेचुरली बंडल्ड है, तो इसलिए इसको हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज रिसीव्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट टू सप्लाई। कौन सी सर्विस अगर हम रिसीव करें बिना पैसों के तो वो सप्लाई मानी जाएगी? उसका नाम होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम ले रहे हैं बाय ए पर्सन इन इंडिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए। तो किसके लिए ले रहे हैं? बिजनेस के लिए ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वेल सेटल्ड है तो बेटा वेल सेटल्ड है तो क्या बेटा वो बेटा बेटा नहीं रहा, पापा बन गया? बेटा बेटा रहेगा, और ये फैमिली का मेंबर है और ये रिलेटेड पार्टी है। तो जरा कृपया करके चेक करो डीम्ड सप्लाई में पैरा नंबर 4 चेक करो सब लोग। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1 के पैरा नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया को डीम्ड सप्लाई माना जाता है। अब यहाँ पे जो रिलेटेड पर्सन है उस रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में एक फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर में बच्चे आते हैं और भाई बहन तब आते हैं जब वो डिपेंडेंट हो, अगर इंडिपेंडेंट हो तो भाई बहन नहीं आएंगे। फर्स्ट में लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन। बेटा बेटा अगर सेटल्ड ना हो तब भी वो फैमिली का मेंबर होगा, बेटा अगर सेटल्ड है तो भी वो फैमिली का मेंबर है, और फैमिली का मेंबर जो होगा वो रिलेटेड पर्सन है। तो फर्स्ट वाला डीम्ड सप्लाई माना जाएगा चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो रहा हो, क्योंकि ऊपर लिख दिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हम ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं। नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर। आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस अपने भाई से जो वेल सेटल्ड है जर्मनी में। तो जो भाई है जो वेल सेटल्ड है जर्मनी में, बेटा वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है। वेल सेटल्ड का मतलब है फाइनेंशियली आप पर डिपेंडेंट ना हो, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर, होली डिपेंडेंट, वो होली डिपेंडेंट है उस पर्सन पर जो इंडिया में है इन फ्रांस। देखिए एग्जाम में ना यहाँ पे एक कंफ्यूजन डाली जा सकती है, यहीं पे लिख दे होली डिपेंडेंट ऑन हिज बिग ब्रदर, ठीक है, लोकेटेड इन जर्मनी। बेटा ये जो डिपेंडेंट होना चाहिए उसी बंदे पे होना चाहिए जो इंडिया में क्या कर रहा है, सर्विस इंपोर्ट कर रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में भी पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। तो तीसरे वाले केस में भी जो उसका भाई है वो उसका फैमिली मेंबर है, रिलेटेड पार्टी है। और फोर्थ केस में जो सिस्टर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है इन्होंने, डॉटर से सॉरी, चाहे वो डिपेंडेंट ना भी होती ना तो भी डॉटर बेटा उनकी फैमिली मेंबर कहलाती। तो यहाँ पे ये फैमिली मेंबर है, यहाँ पे ब्रदर फैमिली मेंबर और सन फैमिली मेंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पे जो भाई थे उनके वो पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। बेटा हमारा एक क्वेश्चन कोई गलत हुआ है, चेक करिए। ये ग्रांड पेरेंट्स, अच्छा हमने गलती से कोई और निशान लगा दिया। ग्रांड पेरेंट्स आर नेवर कंसीडर्ड,
हमने शायद इसको गलत तरीके से रीड किया है, ये वाला क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ, कौन सी स्टेटमेंट जीएसटी लॉ में ट्रू है। तो इन्होंने बताया ग्रांड पेरेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर। इसको देखना पड़ेगा बेटा। तो बेटा हमने उसमें गलती की है। हमने जब अपने नोट्स में देखा है तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में दी गई है। सच पर्सन्स आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, स्पाउस आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं। मेरे स्किप हो गया माइंड से बेटा, ग्रांड पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट हो तो वो भी आते हैं। तो ग्रांड पेरेंट्स अगर ग्रांड डॉटर पर या ग्रांड सन पर डिपेंडेंट हैं तो वो फैमिली मेंबर में आएंगे। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन का वो आंसर था वो गलत हो गया, ये वाला यहाँ ये बेटा, इसलिए ये गलत हो गया। इसका आंसर यही था, ग्रांड पेरेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर ओनली इफ दे आर। इवन मैंने भी आपको लिखवाई हुई है ये बात, बट मेरे माइंड से स्किप हो गई ग्रांड पेरेंट्स वाली। पेरेंट्स सिस्टर ब्रदर तो रहा यार डिपेंडेंट, ग्रांड पेरेंट्स स्किप हो गया। तो ग्रांड पेरेंट्स भी अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो वो फैमिली का मेंबर होंगे, इसलिए हमारा एमसीक्यू हमसे गलत हुआ है। चलते हैं बेटा वापस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन करते हुए आपने भी नहीं देखा प्रोविजन। ठीक है, तो आप तो देख लीजिए बेटा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं देखिए। देखने से क्या होगा, जल्दी जल्दी देखिए चाहे, मगर बेटा उससे आपका रिवीजन होगा बार बार देखेंगे तो। एमसीक्यू असेसमेंट में फिर से आ जाते हैं जी। इनडायरेक्ट टैक्स पे हम हैं और चैप्टर 3 को करने जा रहे हैं बेटा, चार्ज ऑफ जीएसटी। पहले हम सिंपल, और जो भी मैं कॉन्सेप्ट देखूं चार्ज ऑफ जीएसटी में फौरन पहुंच जाना बेटा, चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर पर। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम रेसिपेंट। क्या रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन सप्लायर है वो क्या अपने बायर से जीएसटी चार्ज कर सकता है? यस 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 और नो? नो। एक ही क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा पूछ लिया इसमें, टाइम ही लगाया है बस आईसीआई ने भी। अरे और क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे, ये आईसीआई द्वारा साजिश है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की। मीडियम ले लेते हैं जी, होंगे तो बहुत क्वेश्चन इसमें, ऐसी बात नहीं है। एक्स एंड कंपनी अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय। याद रहे बेटा, अरुण उत्तर और मेघा पुदुचेरी, सिक्किम और तेलंगाना, इनके लिए लिमिट 20 लाख है रजिस्ट्रेशन की, घबराइएगा मत, रजिस्ट्रेशन की। और कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है वो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में, है ना, नागालैंड में, है ना, और त्रिपुरा में, इन सब जगह पर कितनी है बेटा? 75 लाख। तो मेघालय के लिए वो ऑप्ट करना चाहता है कंपोजिशन लेवी, तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए इसकी? पक्का? अगर मेघालय की जगह महाराष्ट्र होता तो कितना लेते? 1.5 करोड़। अच्छा, मैं एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे फिर से जा रहा हूं बेटा। अगर इसमें ये मान लीजिए सप्लायर होता सर्विस का तो फिर कितनी लिमिट लेते? फिर 50 लाख लेते। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज। बताना इनमें से कौन सी सर्विस रिवर्स चार्ज में नहीं आती है, एज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 99 सबसेक्शन 3। सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन लद्दाख। तो लद्दाख जो है इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, नो डाउट। बिजनेस एंटिटी को आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सप्लाई करती है तो चेक करिएगा रिवर्स चार्ज में कि उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है या नहीं लगता, चेक करिए, लगता है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में जाइए जल्दी से, रिवर्स चार्ज में प्रोवाइड अगर पार्टनरशिप फर्म को और बॉडी कॉर्पोरेट को की जाए तो भी रिवर्स चार्ज लगता है। स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट को की जाए तो भी रिवर्स चार्ज लगता है, तो सेकंड और थर्ड में तो लगेगा। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग अ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर प्रोवाइडेड टू अ रेसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा सर्विस ऑफ रेंटिंग अ मोटर व्हीकल अगर बॉडी कॉर्पोरेट को की जाए तो रिवर्स चार्ज लगता है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि पूछा है कहाँ नहीं लगेगा, तो वो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, ये ठीक थे हमारे क्वेश्चंस।
कुछ था भी नहीं इनमें कुछ खास। हो जाता है बेटा गलत, हमसे किसी से भी हो सकता है, एक दो तो गलत। हाँ आपके बार बार गलत हो रहे हैं तो वो समस्या है, फिर वो कॉन्सेप्ट में कुछ ना गड़बड़ी है। वो वो ब्रेन शिफ्ट होने की वजह से हो जाता है बेटा। Which of the following persons engage in making intra-state supply from Uttar Pradesh as prescribed below is not eligible for composition levy under subsection 1 and subsection 2 of CGST Act? ये जो सबसेक्शन 1 और 2 है ना, ये सेक्शन नंबर 10 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है। इवन दो देयर एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप कंपोजिशन लेवी स्कीम लेना चाहते हैं तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होने पर भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। उन गुड्स को नोटिफाइड गुड्स कहते हैं और वो टोटल 8 तरह के गुड्स हैं। ए पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस ले सकता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम नहीं ले सकता है ना। क्या पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम ले सकता है? अच्छा। अ पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, देखो ध्यान से देख लेना बेटा, कह रहे हैं सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में कौन नहीं ले सकता। तो देखिए सुनिएगा बेटा, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कौन नहीं ले सकता। अगर आप चेक करेंगे तो आप चेक करिएगा सप्लाई और सर्विस के लिए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A होगा, चेक करिए। जिस समय हम ये क्लास में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं बार बार क्लास को पॉज करता हूं रिकॉर्डिंग करते समय, इसीलिए मैं इसको लाइव नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पर फेस टू फेस बैठे हुए हैं, मैं उनको हर जगह रोक के कह रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट पढ़ो। आप सब ने भी जब रिवीजन करना है, अगर आपके पास हमारे नोट्स नहीं है तो चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ज ऑफ जीएसटी, चैप्टर 3 खोलिए, उसमें सेक्शन 10 है और वहां चेक करिए सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2) में जो है बेटा 3 लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम होती है, मैन्युफैक्चरर के लिए, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए और ट्रेडर के लिए। जो और बाकी के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो 1 और 2 में नहीं आते, वो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A में आते हैं और उनके लिए लिमिट 50 लाख होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, आप बाकी लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस वाला 1 और 2 में आता है, अगर उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उसको पक्का ये स्कीम मिलनी चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस के साथ अर्न कर रहे हैं बैंक इंटरेस्ट, क्या अर्न कर रहे हैं बेटा? बैंक इंटरेस्ट, तो बेटा बैंक इंटरेस्ट अर्न करना, ठीक है ना, और रेस्टोरेंट सर्विस चलाना, ये 2 काम हो रहे हैं आपके, रेस्टोरेंट सर्विस भी चला रहे हैं। अच्छा, इसमें जो कंफ्यूजन वाला है वो सबसे कंफ्यूजन वाला है ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम। तो मैं चाहूंगा अगर मुझसे पढ़ें तो मेरे नोट्स में देखिए, किसी और टीचर से पढ़ें तो उसके नोट्स में देखिए, बट देखिए क्या उन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखवाया आपको कि मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम या मैन्युफैक्चरर ऑफ एरेटेड वाटर ब्रिक्स, फॉसिल ब्रिक्स, इनके लिए ये स्कीम नहीं है, ट्रेडर के लिए स्कीम है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। अब रह गए हैं बेटा सेकंड और फोर्थ, तो आप बताइए देखकर सेकंड फोर्थ में इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में नहीं, रेस्टोरेंट सर्विस 10 सबसेक्शन 1 में आती है, 1 और 2 में आती है, रेस्टोरेंट सर्विस 10 2A में नहीं आती। रेस्टोरेंट के लिए नहीं, रेस्टोरेंट के लिए नहीं लिखवाया है। एक बच्चा कह रहा है कि जी आपके नोट्स में एक साथ कंबाइन करके लिखा है 10(1) और 10(2A), तो 10(1) जो है बेटा वो मैन्युफैक्चरर के लिए है, 10(1) रेस्टोरेंट सर्विस के लिए है और 10(1) बाकी के ट्रेडर के लिए है। साफ साफ लिखा हुआ है 10(2A) सर्विस प्रोवाइडर के लिए, और इनके लिए लिमिट 50 लाख होती है। और वहां क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए 10(1) 10(2) में किसको नहीं मिलेगा, तो इसका मैंने आंसर दिया पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और इसी में अगर आप देखें तो यहाँ ये लिखा हुआ है इस जगह पर, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं आइसक्रीम के तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, चाहे आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो।
और यहाँ पे लिखा है ट्रेडर। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत टाइम लगा दिया हमने इस पर। रामा हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। बेटा आपकी इंटर स्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है 8 लाख रुपए की, इंटर स्टेट एग्जिम्ड सप्लाई है 5 लाख की। मुझे क्वेश्चन पढ़ के एक परसीव कर पा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन से कि ये एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में पूछ रहा है। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स है 10 लाख। बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई भी आती है, इंटर स्टेट सप्लाई भी आती है, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो। एक्सपोर्ट भी आएगा। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग लीगल सर्विस। बेटा ये आपकी इनवर्ट सप्लाई है, पेमेंट तभी की होगी, और इनवर्ट सप्लाई आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती। एग्रीगेट टर्नओवर में हमेशा आउटवर्ड सप्लाई बनती है। तो 8 लाख, 5 लाख और 10 लाख कितना बनेगा? 23 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 23 लाख। आगे चलते हैं। सर एग्जिम सप्लाई भी आती है? जी यस आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। मैं एक बात बार बार बताता हूं कि बेटा जब तक आप पढ़ोगे नहीं सही आंसर नहीं निकलेगा। हो सकता है, देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उसका फॉरन कॉन्सेप्ट खोलें, उस कॉन्सेप्ट को पूरा देखें। 10 बार क्वेश्चन आए ना किसी कॉन्सेप्ट का तो 10 बार कॉन्सेप्ट खोलें, फिर देखना आप में सुधार आ जाएगा। और देखिए बड़ा आदमी बड़ा होता है, चाहे दुनिया 40 साल के बाद रिकॉग्नाइज करे। देखिए इस बार के नोबेल जो जीते हैं नोबेल पुरस्कार, है ना, वो 1985 में रिसर्च की थी, 2025 में उनको अवार्ड मिला है, नोबेल अवार्ड, और 1985 में कर दी थी उन्होंने। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को सेम टाइम पर रिजल्ट मिल जाए। आप क्या चाहते हैं? 4 क्वेश्चन के आंसर बताकर सीए बनना चाहते हैं आप? बेटा ये पर्दा अपने दिमाग से उठाएं कि आप जैसे 11 12th में कुछ भी लिखाते थे और आप एग्जाम में पास होकर बन जाते थे और 2 लोग आपकी तारीफ कर देते थे। अब आपसे और अच्छे धुरंधर आने एग्जाम में और वही फेल होते हैं। 100 स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं सीए का, उसमें से 95 टॉपर्स होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, वही फेल होते हैं। तो ये अपने दिमाग से गलत फहमी निकालिए बेटा। ये जो आपने मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है दिमाग में, इसको हटाइए। सब लोग इंटेलिजेंट हैं तो दिमाग में तो किसी की कमी है ही नहीं, ठीक है ना। सी एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली। सी एंड कंपनी के रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली में, ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो 1 और 2 में सर्विस सप्लायर नहीं आते, बस 1 और 2 में एक ही सर्विस आती है, रेस्टोरेंट सर्विस। इट सोल्ड गुड्स इन द 4th क्वार्टर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। 4th क्वार्टर जो जनवरी से मार्च तक का होता है, 15 लाख का इन्होंने बेटा गुड्स बेचा, जिसमें जीएसटी का अमाउंट नहीं है, और वैसे भी एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी का अमाउंट नहीं आता। एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन दीज गुड्स 12%। सी एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। इस कंपनी ने कुछ परचेजिंग भी की है, जो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, उससे परचेज किया 9,55,000 का, on which Ramesh and company charged CGST and SGST 57,300 each. C and company had also purchased goods from E and company. C ने E से भी खरीदा है सामान, जो रजिस्टर्ड हरियाणा में 2,46,000 का, और उन्होंने IGST चार्ज किया है। जीएसटी की लाइबिलिटी बतानी है 4th क्वार्टर की। तो बेटा 15 लाख का 12% जो बनता है, अगर आप काउंट करेंगे तो वो 90,000 ईच बनेगा। 90,000 बनेगा आपका सीजीएसटी और 90,000 बनेगा एसजीएसटी, है ना। मगर बेटा आप क्या है, रजिस्टर्ड सप्लायर दिल्ली में, और आपने ऑप्ट किया है कौन सी स्कीम? कंपोजिशन स्कीम। देखिए समझिएगा, यहां लिखा हुआ है ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, और इट सोल्ड गुड्स इन द 4th क्वार्टर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर 15 लाख, ठीक है ना। और यहां लिखा है एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन दीज गुड्स 12%। तो बेटा जीएसटी के रेट भले ही 12% हो, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हैं तो बताइए आप 12% से जीएसटी देंगे क्या? नहीं, 12% से तो नहीं देंगे ना। तो उसके लिए आपको ट्रेडर का रेट देखना पड़ेगा, और ट्रेडर का जो रेट है वो 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो बेटा 0.5% निकाल दो, 15 लाख का 0.5% बताओ कितना होता है? 15 लाख का 1% 15,000 होगा, 0.5% 7500 हो गया, ठीक है ना। तो आपको टैक्स लाइबिलिटी ये आ जाएगी सीजीएसटी एसजीएसटी। सर वो क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा, क्रेडिट वगैरह जो मिलता है वो नॉर्मल टैक्स पेयर को मिलता है। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर होते इस क्वेश्चन में, कंपोजिशन सप्लायर ना होते, तो पता है कैसे टैक्स निकालते? 15 लाख का 12% निकालते, 1,80,000 रुपये आता। 90,000 सीजीएसटी, 90,000 एसजीएसटी। 90,000 में से
सबसे पहले बेटा ये माइनस कर दे 29,520, क्योंकि मैंने आपको कई बार क्लासेस में बताया है, जो हमारी पुरानी क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईजीएसटी का क्रेडिट माइनस करिए। तो 90,000 चाहे सीजीएसटी में से या 90,000 एसजीएसटी में से किसी एक में से या दोनों में से बराबर बराबर अगर आप माइनस कर दें, जरा बताएंगे इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो कितना अमाउंट आएगा? 14,000, 14,760 बेटा 57,300 में जोड़ दें, 71,760 यस, कितना आ रहा है? 72,060। तो बेटा आप 90,000 में से 72,060 माइनस कर देते आईटीसी का। ये तब करते अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर होते। आप तो कौन से टैक्स पेयर हैं बेटा? कंपोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन अंडर 1 और 2 ऑफ द सेक्शन 10? मैसर्स एबीसी, अ फर्म सेलिंग गारमेंट्स सोली इन अहमदाबाद, हैविंग टर्नओवर 78 लाख। अहमदाबाद बेटा गुजरात के अंदर है, उसका एक शहर है, और वहां के लिए 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर होती है, और आप अहमदाबाद में ही सामान बेच रहे हैं, और वैसे भी जो कंपोजिशन सप्लायर होता है बस वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। तो ये तो कर सकता है, यहां पूछा गया है नॉट एलिजिबल, तो ये तो एलिजिबल है नंबर 1। तो नंबर 2, स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी यानी कि नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एक्सक्लूसिवली ऑपरेटिंग इन अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली, और इनकी टर्नओवर 98 लाख रुपीस है। कोई बात नहीं, ये भी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं 1 और 2 में। हाँ, रेस्टोरेंट के अलावा 1 और 2 में नहीं ले सकते, सर्विस प्रोवाइडर वो फिर 10(2)(a) में लेंगे। अ कोरियर सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग सोली इन मुंबई हैविंग टर्नओवर ऑफ 90 लाख, यही इसका आंसर है, क्योंकि लास्ट वाले में ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए भी 1.5 करोड़ लिमिट है, रेस्टोरेंट वाले के लिए भी 1.5 करोड़ लिमिट है, और मैन्युफैक्चरर के लिए या ट्रेडर के लिए भी 1.5 करोड़ लिमिट है। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, पहली बात तो वो 1 और 2 में नहीं आते, 2A में आते हैं, और उनके लिए लिमिट 50 लाख है, और इसकी लिमिट तो कितनी हो चुकी है? 90 लाख। जीएसटी इज नॉट पेबल बाई रेसिपेंट ऑफ सर्विस इन फॉलोइंग केस। कहां पर रेसिपेंट ऑफ सर्विस जीएसटी पे नहीं करेगा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। स्पॉन्सरशिप सर्विस एबीसी लिमिटेड यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है। बेटा यहाँ आरसीएम लगेगा, तो बताइए टैक्स यहाँ रेसिपेंट देगा या नहीं देगा? और यहाँ लिखा है जीएसटी इज नॉट पेबल बाई रेसिपेंट, यानी कि कहां पर आरसीएम नहीं लगेगा? तो बताइए नंबर 1 में आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। नंबर 2, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर है ना ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। बेटा सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है? डायरेक्टर। डायरेक्टर किसका है? गैलेक्सी लिमिटेड का। सर्विस किसको दे रहा है? मिस्टर कृष्णा को। तो मैं किसी कंपनी में अगर डायरेक्टर हूं, किसी और को सर्विस दे रहा हूं, तो इससे क्या मतलब है? यहां पे रिवर्स चार्ज क्यों लगेगा? अगर डायरेक्टर अपनी कंपनी को सर्विस देता तो रिवर्स चार्ज लगता। नंबर 3, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। तो बेटा यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्पीड पोस्ट की सर्विसेज दे रहा है टू एमएनओ लिमिटेड, जो लोकेटेड है कहां पर? इंडिया में। किसको सर्विस दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? कंपनी को। इसके लिए पता है आपको कहां जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको गवर्नमेंट सर्विसेज देखना पड़ेगा, जो मैंने इसी चैप्टर में यहीं पर पढ़ाई है, इसीलिए मैंने अलग से उनको नहीं पढ़ाया, यहीं पे पढ़ाया बेटा। गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को जो लोकेटेड हो यूनियन टेरिटरी में, सॉरी टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी सर्विस दे तो रेसिपेंट देता है टैक्स, मगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस पर बेटा इन पर नहीं लगता। यहां मैंने बताया है सर्विस अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है, ठीक है ना, तो ये जो सर्विसेज हैं बेटा इन पे क्या नहीं लगता? ये सारी टैक्सेबल सर्विस हैं गवर्नमेंट की, यानी कि इन पर क्या नहीं लगेगा? आरसीएम नहीं लगेगा। तो ये जो सर्विस है ना नंबर 3 वाली, इस पर बेटा आरसीएम नहीं लगेगा। हाँ, ये टैक्सेबल है, इस पर एफसीएम लगेगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय ए रिकवरिंग एजेंट टू एसएनसीएसपी बैंक प्रोवाइड लिमिटेड। तो इसमें एक तो फर्स्ट वाले में लगेगा और एक फोर्थ वाले में लगेगा, तो किस किस में नहीं लगेगा? यहाँ पर सेकंड और थर्ड में। तो ये आंसर होना चाहिए इसका। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी हम आंसर बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे, हमारे सारे आंसर ठीक है।
क्योंकि हमने रुक कर सोच के समझ के कॉन्सेप्ट को पढ़ के तब जवाब दिया है। आप कैसे जवाब देते हैं? आप बेटा बस तुक्के मारते हैं, ए आंसर होगा, बी होगा, नहीं नहीं सी होगा, नहीं नहीं डी होगा। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करने से आप कुछ नहीं सीखेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है, और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है और आपके दिमाग में एक चीज और डेवलप कर रही है कि हमने तो एमसीक्यू कर ली है और फिर एग्जाम में जाके आपसे एमसीक्यू होने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, ये सब पॉसिबल है, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया है यहाँ के स्टूडेंट्स ने, मगर उन्होंने हमारी बात सुनी। अब आप जब बात ही नहीं सुनेंगे तो भाईजान कहाँ से सही जवाब देंगे? आपने तो बात सुननी नहीं है, तो सही जवाब कहाँ से देंगे? तो सही जवाब देने के लिए जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ें तो देखिए कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उस कॉन्सेप्ट को बैठ के पढ़ें थॉरली, फिर जवाब आप दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको आदत हो जाएगी सही क्वेश्चंस करने की। ये डिफिकल्ट हमने किया था अभी, और कौन से चैप्टर का किया था बेटा? चार्ज ऑफ जीएसटी का। आगे बढ़ने की तरफ चल रहे हैं हम बेटा। चार्ज ऑफ जीएसटी के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई पर जल्दी से बेटा नोट्स खोल लो बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई के सब लोग। प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऑलमोस्ट सभी ने किया है क्लास में, सिंपल क्वेश्चंस। गुड्स वाला है तो सेक्शन नंबर 10 देखना है ना, और सिंपल वाला है नहीं इसमें कुछ भी। ठीक है, मीडियोकर लेवल का देखते हैं। और सर्विस वाला है तो सेक्शन नंबर क्या देखना बेटा? 12। बोलो। मिस्टर आर एक रेसिडेंट ऑफ दिल्ली है, होल्ड्स एन account in IDICI bank in Delhi. Mr. R goes to Jaipur for work. During his visit to Jaipur, he takes certain services relating to account from IDICI bank in Jaipur in relation to some transaction to be carried out at Mumbai. What will be the place of supply in this case? सबसे पहले बताइए, IGST एक्ट का सेक्शन नंबर 10 यहाँ एप्लीकेबल होगा या 12? ये इसमें गुड्स है या सर्विसेज है? बैंकिंग सर्विस। तो आप जाइए इस चैप्टर में और देखिए बैंकिंग सर्विस के बारे में कहां बताया गया है, चेक करिए आराम से, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर जब इवन बेटा ऑप्शंस भी तब देखिए जब कॉन्सेप्ट पढ़ लें। कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए पहले पूरा सब। बच्चों जो अभी हमने क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई का एमसीक्यू स्टडी किया, वो आपको हमारे नोट्स में या किसी भी टीचर के नोट्स में सेक्शन नंबर 12 में मिल जाएगा। अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ाई करते हैं तो वहां पर भी सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 12, हमारे नोट से जो पढ़ रहे हैं उसमें पॉइंट नंबर 11 है, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 12 है, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। मैं चाहता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, कि आप नोट्स को जरूर पढ़ें, कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें। अगर सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रेसिपेंट की लोकेशन नोन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपेंट होगा, और रेसिपेंट की लोकेशन अननोन है तो सप्लायर की लोकेशन होगी। आप बताइए, मिस्टर आर एक रेसिडेंट है, होल्ड करते हैं एक अकाउंट, तो अकाउंट आईडीआईसीआई में उनका अकाउंट है जो बैंक दिल्ली में है, तो क्या इस ब्रांच के अंदर उनकी लोकेशन का, उनके एड्रेस का नहीं पता होगा कि मिस्टर आर कहाँ रहते हैं? ठीक है, जयपुर जाते हैं काम से, वहीं पर उनके बैंक की दूसरी ब्रांच में चले जाते हैं, और ये काम जो वो जयपुर में बैठ के करते हैं वो कोई मुंबई से उसका कुछ लेना देना है, तो मुंबई जयपुर ये सब कंफ्यूजन के लिए है। आप बताइए, बैंक के पास लोकेशन ऑफ रेसिपेंट होगी या नहीं होगी? क्या माने हम? होगी, और जब लोकेशन होती है तो लोकेशन देख लो, क्या है बेटा? दिल्ली। मिस्टर राहुल फ्रॉम कोची केरला एंड मिस्टर मनोज ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका और विजिट दिल्ली टू प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। तो इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट अभी हम खोलेंगे बेटा, ओपन करेंगे। द ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड इन ए होटल इन दिल्ली एंड एम्प्लॉयज आल्सो ट्रेवल टू दिल्ली टू अटेंड द ट्रेनिंग। दो लोग आए, केरला का एक कर्नाटका का, एक का नाम राहुल एक का नाम मनोज है। ये सॉफ्ट स्किल सिखा रहे हैं, मतलब बोलना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, ये सब सिखा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। और ट्रेनिंग दी जा रही है दिल्ली के एक होटल में, और जो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग लेने आए हैं उस कंपनी की, वो अलग अलग शहरों से दिल्ली आए हैं बेटा। और लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा मुंबई महाराष्ट्र में। कंपनी मुंबई की है, मीटिंग दिल्ली में हो रही है, सिखाने वाले बेंगलुरु और केरला के हैं। बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा। तो बेटा ट्रेनिंग का बेटा देखो बेटा क्या लिखा हो, कौन सा पॉइंट है?
पॉइंट नंबर 5 है और सेक्शन का नंबर 12 सबसेक्शन 6 है, तो आप सेक्शन के नंबर से बोला करें, ठीक है ना। 12 सबसेक्शन 6 है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन, ये वाला बोल रहे हो? नहीं बेटा, गलत बता रहे हो बेटा, ये वाला सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 है और पॉइंट नंबर 4 है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो लोग, अच्छा एक बात बताइए, जो हम मनोज और राहुल ट्रेनिंग दे रहे हैं, भले ही एम्प्लॉय को दे रहे हैं, मगर रेसिपेंट कौन कहलाएगा? रेसिपेंट कहलाएगी कंपनी जिसके वो एम्प्लॉय है ना। और एम्प्लॉय कहाँ पे उसकी लोकेशन है? महाराष्ट्र। और रेसिपेंट की अगर लोकेशन रजिस्टर्ड ना हो, तो जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, अगर वो एबीसी लिमिटेड जो है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड ना होती, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता बेटा? दिल्ली, ठीक है ना। तो इस केस में बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई, क्योंकि जो हमारा रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड है। सर रेसिपेंट तो एम्प्लॉई है बेटा, नहीं एम्प्लॉई नहीं है, पैसा जो देगी वो कंपनी देगी ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें से वो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम दिल्ली आंसर लेते हैं। सर ऐसा लिखा होता कि कुछ रजिस्टर्ड है कुछ अनरजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाता, और जो रजिस्टर्ड है उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे वो रजिस्टर्ड है वो माना जाता। मिस्टर अंकित परमानेंट रेसिडेंट है, निवासी है, गुड़गांव के, ट्रेवल करते हैं बाय इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। गुड़गांव का व्यक्ति है, दिल्ली से फ्लाइट लेता है, मुंबई जाता है, 3 आवर्स हॉल्ट है, वहां रुकेगा मुंबई में। ही बाइज ट्रेवल इंश्योरेंस एट मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से वो ट्रेवल इंश्योरेंस लेता है एंड टेक्स हिज ऑनवर्ड जर्नी फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू बेंगलुरु, और मुंबई से बेंगलुरु चला जाता है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस बॉट? बताइए इसकी इंश्योरेंस की क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा? मुंबई होगा। आप बताइए कौन सा वाला पॉइंट देखा जाएगा इसके? कह रहे हैं इंश्योरेंस सर्विस में ये देखा जाएगा, रजिस्टर्ड रेसिपेंट है इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, तो लोकेशन रेसिपेंट की, और रजिस्टर्ड नहीं है तो, और अवेलेबल है इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, तो भी लोकेशन, रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये कह रहे हैं इंश्योरेंस देखा जाएगा। आप क्या कह रहे हैं भाईजान, कौन से? एक कह रहा है नहीं ये नहीं देखा जाएगा, एक बच्चे का कहता है सर्विस इज सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। अच्छा बेटा आप बताइए, ये जो सर्विस सप्लाई की जा रही है जिसके लिए इंश्योरेंस की बात हो रही है, क्या ये कोई ऐसी सर्विस है जो मसाज सर्विस, टीवी शो, ब्यूटी पार्लर, जो बेटा इंडिगो वाले प्रोवाइड करा रहे हो, या कोई ये इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी ही देगी? इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो एक बच्चे को कंफ्यूजन है कि ये सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस है, दूसरा कह रहा है कि ये स्पेसिफिकली इंश्योरेंस सर्विस में कवर होगा। तो मेरा मानना भी है कि स्पेशली इंश्योरेंस सर्विस में कवर होगा, ठीक है। और वहां पे देखना पड़ेगा रेसिपेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। कहीं लिखा है रेसिपेंट रजिस्टर्ड है क्या? कहाँ लिखा है रेसिपेंट? रेसिडेंट लिखा है, परमानेंट रेसिडेंट, रजिस्टर्ड तो कहीं पे भी नहीं लिखा। इसका जवाब अभी नहीं देते हैं, थोड़ी देर रुकिए बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अटेम्प्ट नहीं करते इसको, अभी वापिस आएंगे इस पर। मिस्टर राधे श्याम, सॉरी मिस्टर राधे श्याम, गलती से दिल्ली प्रेस कर दिया है, देखते हैं। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली विशेस टू परचेज एन ऑफिस इन बेंगलुरु। बेटा बेंगलुरु में ऑफिस खरीदना चाहते हैं। मिस्टर राधे श्याम टुक फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईडीआई बैंक रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम, in which he is an account holder, to procure loan for an office property situated in बेंगलुरु। बेंगलुरु में ऑफिस खरीदना है, लोन लेते हैं गुड़गांव की एक बैंक से जिसमें वो अकाउंट मेंटेन करते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द आईसीआईडीआई बैंक है मुंबई में, पे करता है, ये पे करते हैं 20,000 प्रोसेसिंग फी फॉर हिज लोन टू द बैंक। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंक इन दिस सिचुएशन? बेटा ये बैंकिंग सर्विस में आएगा नहीं आएगा? बैंकिंग सर्विस कौन से पॉइंट पर है बेटा? 12 पर है। फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग, देखना कहीं पे और बैंक आ रहा है क्या कहीं पर? सर जी बैंकिंग सर्विस की बात हो रही है, क्वेश्चन में बैंकिंग सर्विस की बात हो रही है,
क्वेश्चन देखिए किस बारे में, सप्लाई फॉर द बैंक, प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। तो बैंक वाला तो फाइनेंशियल सर्विस में आएगा ना। तो रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट पता है क्या हमको, क्या है बेटा वो, तो दिल्ली कर देते हैं इसको आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। वो पहले प्रेस हो गया था बाई चांस, वो सही था वैसे। ABC Private Limited is a company providing online ticketing services for admission to various events. Various events वाली एक सर्विस हमने बता रखी है। It has its head office at New Delhi and 2 branch office at Bengaluru and Pune. Bengaluru is for controlling and the selling the ticket. Pune is for printing and dispatching tickets. The company is selling online tickets for admission to cultural, artistic programs, sports events scheduled to be held at Hyderabad. What will be the place of supply? तो बेटा पॉइंट नंबर कौन सा लगेगा इसमें, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट और अदर प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो बताओगे कहाँ इवेंट हो रही है इस क्वेश्चन में। मिस्टर ए सीईओ हैं ऑफ XY लिमिटेड मुंबई, बाइज इंश्योरेंस कवर फॉर द इन्वेंट्री स्टोर्ड इन कंपनी फैक्ट्री लोकेटेड एट अहमदाबाद गुजरात। मिस्टर ए कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, ये इंश्योरेंस लेते हैं इसका अपने स्टॉक के लिए, और फैक्ट्री लोकेटेड है इनकी अहमदाबाद में। फ्रॉम एक्सीलेंट इंश्योरर चेन्नई, जो रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में। प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है बेटा। सबसे पहले इंश्योरेंस सर्विस देखेंगे इसमें, ये वाला पॉइंट लगेगा बेटा। तो बताओ रजिस्टर्ड है रेसिपेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, तो कहां का है बेटा रेसिपेंट, मिस्टर हीरा a registered person in Gurugram, avail architect service of Sweet Home Private Limited, registered in Mumbai for a property situated in London। तो बेटा प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, ये आर्किटेक्ट सर्विस ले रहे हैं, इंडिया में या इंडिया के बाहर। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर स्वीट होम इन दिस केस। आइए बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट देखिए कौन सा है बेटा, यही है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, है ना। बताइए इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर है बेटा, तो क्या देखेंगे हम, लोकेशन ऑफ, ये 2025 के क्वेश्चन में भी आया है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट देखेंगे। बताइए लोकेशन ऑफ रेसिपेंट क्या है बेटा, गुरुग्राम। अच्छा अगर ये प्रॉपर्टी लंदन की जगह, ठीक है, लखनऊ में होती, तो बेटा फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन देखते हैं हम। क्लियर है, फिलहाल क्या है आंसर, गुरुग्राम जी। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, क्या जी, एक क्वेश्चन नहीं किया, कौन सा नंबर था वो, ये वाला थर्ड था, हाँ इंडिगो वाला। आ जाओ बेटा, तो उसमें पूछा था कि क्या इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के लिए वहां पे 2 पॉइंट थे बेटा। एक तो इंश्योरेंस का कौन सा पॉइंट है, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था, वो बच्चा मुझको बोल रहा था। एक तो है बेटा ये वाला, तो आप बताइए इंश्योरेंस सर्विस में अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ, तो मिस्टर अंकित परमानेंट रेसिडेंट है गुड़गांव के, ट्रेवल करते हैं इंडिगो फ्लाइट से। तो ये जो इंडिगो फ्लाइट है इसके बारे में नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई में बैठकर ये ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं मुंबई एयरपोर्ट से। तो मुंबई एयरपोर्ट से ट्रेवल अब ये जो ट्रेवल इंश्योरेंस लेंगे ना बेटा, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, वो इंडिगो नहीं देगी। इसके लिए बेटा आप वो जो सर्विसेज ऑन बोर्ड और कन्वेंस होता है वो वाला पॉइंट नहीं लगाएंगे, इसमें यही वाला पॉइंट लगेगा, ये वाला 12-13। यही मैं आपसे कह भी रहा था, बस रह गया है वो क्वेश्चन। रजिस्टर्ड रेसिपेंट है और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट देखा जाएगा, तो बताएंगे लोकेशन ऑफ रेसिपेंट क्या है, गुड़गांव। तो ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, इसका आंसर गुड़गांव है। ठीक है, चलें बेटा आगे। और कोई बात बेटा जो इसमें पूछनी है, अभी जो हमने किया है ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन से या डिफिकल्ट लेवल के थे,
नहीं, अभी जो किया था कौन सा चैप्टर था? सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो डिफिकल्ट लेवल के हैं अब, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई भी हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चंस ना अपडेट होते रहते हैं, हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद कोई नया क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाए, तो एक बार देख लीजिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हो चुका है। अब आप एग्जेम्पशन का चैप्टर ओपन कर लीजिए अपने नोट्स में। जिस टीचर से पढ़ा है आप उस टीचर के एग्जेम्पशन के नोट्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैं तो बेटा अपने ही ओपन करूंगा। देखिएगा, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय रेल। तो बेटा जैसे ही आपने ये पढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस निकाल लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस, क्योंकि इसमें गुड्स के नाम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जेम्पशन के चैप्टर में, एग्जेम्पशन का चैप्टर ओपन करिए और उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओपन कर लीजिएगा। बेटा ये मैंने आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के नोट्स हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। आपको दिखाई देगा बेटा इसके अंदर सर्विसेज बाय रोड की जो सर्विस है गुड्स ट्रांसपोर्ट की, वो एग्जेम्प्ट है। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कोरियर एजेंसी की सर्विसेज लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, ये दोनों टैक्सेबल हैं। और सर्विसेज बाय इनलैंड वाटरवेज भी एग्जेम्प्ट है। इसी के अंदर आप देखिएगा यहाँ लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल। अगर इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह दूसरे प्लेस पर आप जा रहे हैं तो फॉलोइंग गुड्स के लिए सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। और यहाँ पे आप देखिए ए से लेकर एफ तक कुछ आइटम है। अब वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात। तो चेन्नई भी इंडिया में, गुजरात भी इंडिया में, एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। तो मिलिट्री के पल्सेस आप चेक करिए, ए से एफ तक कहीं पर पल्सेस है क्या? ये रहा पल्सेस, है ना, पल्सेस एग्जेम्प्ट है। नंबर दो उसमें चेक करिए क्या है, मिलिट्री इक्विपमेंट है इसमें? यस, देखिए बेटा मिलिट्री इक्विपमेंट ये लिखा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चेक करिए कहीं है क्या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट? नहीं, है ना। और उसमें बेटा जैगरी भी है। जैगरी इस जगह पे लिखा हुआ मिलेगा नीचे, आपको एक जगह और मिलेगा बेटा, मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ बेटा, एग्रीकल्चर कह रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले के अंदर है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर सर्विस पढ़ाया है। इसमें ये है ना एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, इसमें पढ़ा होगा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जैगरी वगैरह का एग्जेम्प्ट है या नहीं है। कहाँ पर है बेटा जैगरी? मिलेगा मिलेगा। अच्छा ठीक है। तो बेटा वो जो हम जैगरी तलाश कर रहे हैं एग्रीकल्चर सर्विस में, वो हम गलत जगह अपनी डायरेक्शन को ले जा रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में देखें तो वहाँ जैगरी का नाम बिल्कुल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ टी कॉफ़ी के साथ जैगरी, मगर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं लिखा है, स्टोरेज और वेयर हाउस। ठीक है, और उसमें भी ये लिखा है कि उस पर जीएसटी लगता है, एग्जिम्ड भी नहीं है। अगर आपको जो मैं दिखा रहा था अभी कॉन्सेप्ट नंबर जो मैंने अभी दिखाया था बेटा, ये वाला, यहाँ बाई रेल से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक तो मिलिट्री इक्विपमेंट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, और एक पल्सिस दाल को कहते हैं, ये एग्जेम्प्ट है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बताइए एग्जेम्प्ट कौन कौन सा है? तो फर्स्ट वाला एग्जेम्प्ट है और सेकंड वाला ये एग्जेम्प्ट है। तो जब भी कोई क्वेश्चन करें बार बार कॉन्सेप्ट खोलें, ओपन करें। सीए फाइनल में सुनिएगा बेटा, एक पेपर होगा जिसमें ओपन बुक एग्जाम होगा, ओपीई जिसको कहते हैं, ओपन बुक एग्जाम। बच्चे सबसे ज्यादा फेल करते हैं ओपन बुक एग्जाम में। कहेंगे जो किताब लानी है ले आओ, पेपर दे दो। ओपन आप बुक ले आए, मोबाइल यूज नहीं करने देंगे, हार्ड कॉपी लेकर आए, बुक की घर से लेकर आए या वहां से ले लें, तब भी बच्चे पास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ते, उनको तो वीडियो देखने की आदत है। किताब पढ़िए, नोट्स पढ़िए आप। हाँ, अगर मेरे नोट्स अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, बताइए कहीं पे नोट्स अभी तक इनसफिशिएंट मिला?
आगे का मैं दावा नहीं करता हूं, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी का कोर्स नहीं करा रहा हूं कि मैं आगे का दावा करूं। मगर बताइए अभी तक कहीं इनसफिशिएंट मिला नहीं? वहां पे मिलेंगे तो आपको बस नोट्स पढ़ने मिल जाएगा। और जो भी मई 26 के लिए अमेंडमेंट है वो भी हम जल्दी ही डाल देंगे। वैसे मैंने जो वीडियो डाल रखी है जनवरी 26 तक के लिए, उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट कवर हैं, बट जो नहीं होंगी वो हम जल्दी ही अमेंडमेंट डाल देंगे, और जो बाकी के पीवाई क्वेश्चन हैं वो भी करा देंगे। और जो नया बैच है मई 2026 के लिए, वो बेटा थोड़ा लेट हो जाएगा, तो वो सितंबर 26 वाले और जनवरी 27 वाले तो उसके लिए वेट करें। बाकी मई 26 वाले जो हमने वीडियो डाल रखी है उसी से कर लें। जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट होंगी वो मैं अपने आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाई, बताना है कौन सी इसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई है। सेल ऑफ लिकर, बताइए सेल ऑफ लिकर एग्जेम्प्ट सप्लाई में आती है क्या? नहीं, सप्लाई नहीं है, वो तो आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी है। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय हॉस्पिटल, हेल्थ केयर एग्जेम्प्ट है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये भी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है। अच्छा, सेल ऑफ लिकर पे वैसे बताइए जीएसटी लगता है क्या? नहीं। तो अगर मैं इसका आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड देना चाहूं तो कोई गलत होगा? नहीं होगा। मगर ज्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर मुझे लग रहा है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लग रहा है, सेकंड और थर्ड लग रहा है, क्योंकि सेल ऑफ लिकर, लिकर जीएसटी वाला गुड्स है ही नहीं। तो इससे ज्यादा अच्छा आंसर हमारा कौन सा है बेटा? सेकंड और थर्ड। क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी देख लीजिए बेटा, आपको नोट्स में मिलेगा, चेक करिए। सब लोग अपने अपने नोट्स में चेक करिए प्लीज। तो देखिए इधर यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए एग्जेम्प्ट की गई हैं कुछ एंट्री अंडर सेक्शन एंट्री नंबर 25A, फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो अगर आप देखेंगे तो जो बिल हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, उन पर जीएसटी ऑलमोस्ट नहीं लगता है। और एक बच्चे ने गूगल पे सर्च करके बताया कि जो BSES यमुना पावर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है दिल्ली के अंदर, आप अपने अपने इलाके का दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बिल देख सकते हैं। तो उसने बताया बच्चे ने कि उस पर बिल ऑफ सप्लाई लिखा, और बिल ऑफ सप्लाई उसी चीज़ को कहते हैं जिस पे टैक्स जनरली नहीं लगता। ठीक है ना? तो इसका आंसर बेटा सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए। ठीक है ना? नहीं, मैं लिकर के ऊपर नहीं लगता, नहीं इनकी इनकी बात करते हैं, ये अभी शायद नींद में थे इससे पहले। एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है वो अंडर जीएसटी। हाँ तो आइए, वो पूछ रहे हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई है या नहीं है, वो ये नहीं कह रहे जीएसटी इज नॉट लेविएबल। अगर कहते जीएसटी इज नॉट लेविएबल तो हम लिकर को लेते, जीएसटी लेविएबल ही नहीं है। ठीक है, तीनों अलग अलग बातें हैं, वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है। आप ये वैसे क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? मैंने सेकंड क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विस आर एग्जेम्प्ट? टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो देखिए बेटा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस में देखिए जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की टेस्टिंग होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपके संतरे ठीक उगे हैं या नहीं। अरे बेटा आप कैसी बातें करते हो? ठीक है, अरे बेटा, तो वो आपके आयुष भाई संतरे चेक कर रहे हैं, एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। ओके, तो जो भी बेटा आप संतरे की खेती करें, आलू की खेती करें, गेहूं की खेती करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसकी आप खेती करें। तो बेटा एक आपको पढ़ाया होगा हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, तो उसमें बेटा जो भी आपकी टेस्टिंग वगैरह होती है, फार्म ट्रायल होते हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगता। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, इस पर भी नहीं लगता। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इस पर भी नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए। थोड़ा इसमें मुझे डाउट है टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, सेकंड और थर्ड का कंफर्म है। ठीक है ना? फर्स्ट का हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो टेस्टिंग होती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। जैसे हमें देखना है कि हमारे यहाँ जो गन्ने की फसल है वो सही उग रही है या नहीं, सेब है वो सही अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, तो टेस्टिंग होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, मगर फिर भी मुझे देखना पड़ेगा उसके लिए। मैंने अभी फर्स्ट को भी एग्जेम्प्ट माना है। वेयर हाउसिंग सर्विस ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। वीट की वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है, एप्पल की, पल्सिस की, पोटैटो की। तो बेटा जितनी भी वेजिटेबल, सीरियल्स और पल्सिस हैं, आई थिंक सबकी एग्जेम्प्ट है। तो क्या आंसर लिख दो इसका?
हाँ, अगर इसमें जैगरी टी कॉफी होता तो उसकी वेयर हाउसिंग एग्जिम्ट नहीं है, उस पर जीएसटी लगता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जिम्ट फ्रॉम जीएसटी, नॉट लिखा है बेटा। म्यूजियम में जाएंगे जीएसटी, नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में नहीं लगेगा, मगर स्पोर्ट्सिंग इवेंट फ्रॉम 600, उसमें चेक करिए शायद 500 रुपए का है, तो यही आंसर है। अगर ये 500 रुपए उससे कम होता तो ये भी एग्जिम्ट होता। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जिम्ट फ्रॉम जीएसटी, सीरियल्स एग्जिम्ट है, पल्सीज एग्जिम्ट है, फ्रूट्स एग्जिम्ट है, प्रोसेस कॉफी एग्जिम्ट नहीं है। एग्जिम्ट पूछा था, चलो अब चला गया। हाँ तो दो चेक कर लेंगे ना दोबारा। कह रहे हैं दो आंसर गलत थे, एक तो वही अल्कोहल वाला हो सकता है गलत, और एक ये लास्ट वाले पे जो हमने जल्दी में प्रेस कर दिया। क्या बोल रहे हैं बेटा? सिंपल था, मीडियम मीडियम? ये तो हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं हो सकती हमसे? अच्छा, लो बंद कर दिया एक का। अब रुक तो जाओ बेटा, ये था लिकर वाला है ना, इसमें हमने इसमें ये करा था ना, ये कर देते हैं एक बार। और वेयर हाउसिंग इसमें प्रोसेस कॉफी, ये वाला ना। अच्छा एग्जाम्ट पूछा है, सॉरी। सीरियल्स, पल्सेस और, ये गलती हो रही थी हमसे है ना, क्वेश्चन ही गायब कर दिया। अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या क्या करवाते हैं भाई ये। चलो वही दो गलत थे, एक में हमने नॉट एग्जिम्ट वाला क्लिक कर दिया था और एक में अल्कोहलिक लिकर, मगर वो अल्कोहलिक लिकर वाला जो है वो मेरे हिसाब से देखने लायक क्वेश्चन है, उसमें उनको आईसीआई को देखना चाहिए कि ठीक करे। बाकी अब आप कभी भी आएगा तो हम एग्जिम्ट लगा देंगे, ठीक है। बाकी सही उसका आंसर था आउट ऑफ द जीएसटी प्रीव्यू या एम्बिट। एग्जामेशन में जाते हैं, अब जो भी है बाद में देखेंगे, ठीक है। साहिल अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली इज हैविंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन वसंत विहार। वसंत विहार दिल्ली में उनकी एक प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, विच हैज बीन गिवन ऑन रेंट टू सोहन, अनरजिस्टर्ड है, 50 लाख रुपए पर एनम पर दिया है इन्होंने रेंट पर। अरे रेंट ₹450 lakh per annum for use as residence. Determine whether Sahil is liable to pay GST on such rent. तो बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी निकाल लीजिए और उसे पढ़िए पहले। तो बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी निकालना, उसमें देखना अगर रेसिडेंशियल यूज के लिए है तो आप देखना कि रेसिपेंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो सोहन जो है रेसिपेंट वो अनरजिस्टर्ड है। वैसे इसमें वैल्यू जो है वो 50 लाख बहुत ज़्यादा है, वैल्यू कंफ्यूज करने वाली वैल्यू है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जीएसटी लगना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर है यस, एज सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग इज टैक्सेबल सप्लाई। तो बेटा रेंटिंग जो होती है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाए और रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हो। तो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है। और दूसरा आंसर है नो, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जिम्ड। तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर होगा इसका कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सर्विस रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की आप किसको कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। बाकी देख लेंगे सही गलत बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेंट फ्रॉम जीएसटी। अच्छा वो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर दिया है बेटा वो मैंने यहाँ से दिया है, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा कि अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूज़ के लिए दी है और आपका जो किराएदार है रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सप्लायर चाहे जो भी हो जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उसको एग्जिम्ट कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेंट फ्रॉम जीएसटी। आप एक सर्कस में एडमिशन कर रहे हैं
और 550 रुपये पर पर्सन कॉस्ट है सर्कस का। 500 रुपये से ज़्यादा का चार्जेज है इवेंट का, तो बेटा ये टैक्सेबल होता है, एग्जिम्प्ट नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड, बेटा क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो भी टैक्सेबल होता है, लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, और सर्विसेज बाय ए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, तो ये वाला एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। अगर ये हेल्ड आउटसाइड इंडिया होता तो एग्जेम्प्ट होता, एग्जीबिशन अगर हेल्ड आउटसाइड इंडिया होता तो एग्जेम्प्ट होता, हेल्ड इन इंडिया होगा तो टैक्सेबल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टैक्सेबल है, फोर्थ एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट ही पूछा था, यस आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, यानी कि जिस पे जीएसटी नहीं लगता। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट by way of performance in a classical art form of painting, sculptures making etc. with consideration thereof not exceeding 1.5 लाख। तो अगर क्लासिकल आर्ट फोक और ये सब जो होता है बेटा, इसमें अगर 1.5 लाख रुपए तक आर्टिस्ट लेता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन मॉडर्न आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, बेटा मॉडर्न आर्ट क्लासिकल में नहीं आती, उसमें चाहे कंसिडरेशन आपका 1.5 लाख से ज़्यादा हो या 1.5 लाख से कम हो तो वो टैक्सेबल होता है, तो सेकंड वाला टैक्सेबल है। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फॉक और क्लासिकल आर्ट और म्यूजिक डांस थिएटर विद कंसिडरेशन देयर ऑफ एक्सीडिंग 1.5 लाख, ये एग्जेम्प्ट होता अगर 1.5 लाख से कम होता, क्योंकि ये परफेक्ट है फॉक और क्लासिकल आर्ट, मगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो ये भी टैक्सेबल है, तो सेकंड भी टैक्सेबल है, थर्ड भी टैक्सेबल है। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस फॉक और क्लासिकल आर्ट म्यूजिक डांस थिएटर विद कंसिडरेशन देयरफॉर नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख, तो यहाँ था सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर्स मेकिंग विद देयरफॉर, और यहाँ है सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फॉक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस और थिएटर, पेंटिंग और स्कल्पचर्स नहीं है, क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस और थिएटर है। आपके चैप्टर नंबर 5 एग्जामिनेशन में इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, और बताएंगे कॉन्सेप्ट नंबर क्या होगा इसका। यहां पर है आर्टिस्ट में सर्विस बाय आर्टिस्ट बाय वे परफॉर्मेंस इन फॉक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, यहाँ साफ लिखा है म्यूजिक डांस और थिएटर, पेंटिंग और स्कल्पचर्स मेकिंग नहीं है इसमें। और यहाँ ये भी लिखा था कि वेस्टर्न म्यूजिक डांस करेंगे तो टैक्सेबल है, ब्रांड एंडोर्समेंट करेंगे तो टैक्सेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूं, क्लासिकल आर्ट इन पेंटिंग ऑब्लिक स्कल्पचर मेकिंग, तो बताएंगे हमारा वाला आंसर क्या होगा, फोर्थ लास्ट। Which of the following is a recognized system of the purpose of examination for healthcare service, इसके लिए हेल्थ केयर सर्विस देखना पड़ेगा, और एलोपैथी है भी है, यूनानी भी है और सिद्धा भी है, तीनों है। इसमें एक नाम आता रीकी हीलिंग सर्विस, वो नहीं है, वो जैपनीज होती है रीकी, वो मुझे नहीं पता बेटा, मेरी साइंस इतनी अच्छी नहीं है, ऑल्दो 10th में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। Which of the following services is exempt? Which of the following service is exempt under the health care service provided by clinical establishment? तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कौन सी हेल्थ केयर सर्विस दें तो वो एग्जेम्प्ट है। केमिस्ट शॉप इन हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज, बेटा ये टैक्सेबल है। फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज पर डाइट प्रेस्क्राइब बाय हॉस्पिटल डाइटिशियन, ये एग्जेम्प्ट है। अगर ये इन पेशेंट की जगह आउट पेशेंट होता तो टैक्सेबल होता, ये सब लिखवाया हुआ है हमने। फूड सप्लाई टू द विजिटर और अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट इन होटल बाय कैंटीन, बेटा ये टैक्सेबल है, तो फर्स्ट वाला भी टैक्सेबल है और सेकंड वाला भी टैक्सेबल, थर्ड वाला भी, सेकंड वाला एग्जेम्प्ट है, मैं लगा देता हूँ निशान, ठीक है, आप फिर शांति रखेंगी। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग कंपनी के, फार्मा कंपनी के ऐड लगे होते हैं, उससे हॉस्पिटल पैसा लगता लेता है और उस पर जीएसटी लगता है, तो इसमें सेकंड वाला एग्जेम्प्ट है, बाकी के 3 टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट, अच्छा ये जो अभी इससे पहले वाला हॉस्पिटल वाला था उसके लिए आपको हॉस्पिटल सर्विस एक बार गो थ्रू कर लेनी चाहिए थी। अगर आपके पास 15 हॉस्पिटल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 15 बार हॉस्पिटल की सप्लाई सर्विस को पढ़ें,
उससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा बेटा। करेंगे है नहीं आप बेटा, आप में से मेजोरिटी एक अटेम्प्ट के बाद करेगी, और जो करेंगे हमारी बात सुन के वो पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। जो 100% कही गई बातों को फॉलो करेगा वो पास हो जाएगा, उसका दूसरा अटेम्प्ट नहीं लगेगा। ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, बिल्कुल एग्जेम्प्ट सप्लाई में आता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, हम ना एक चीज भूल गए, इससे पहले एक लिकर का जो क्वेश्चन आया था उसमें हम एक चीज भूल गए कि एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, और लिकर जो है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इसलिए वो हमारा आंसर गलत हो रहा था। हम ये बात भूल गए। हम इस कॉन्टेक्स्ट में तो आर्ग्यूमेंट करते रहे कि वो आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी है, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट सही था, मगर जब आप एग्जिम्ट सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें होली एग्जिम्ट सप्लाई आती है, नील रेट सप्लाई आती है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। तो लिकर जो वो एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, मतलब वो जीएसटी में नहीं आती और एग्जिम्ट सप्लाई के अंदर आती है, तो वो हमारा आंसर इसलिए वहां पे गलत हो रहा था। ठीक है, तो ये सही थे, हम गलत थे बेटा उस जगह पर। एग्जिम्ट सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, नील रेट ऑफ टैक्स वाला आता है, यस। नॉन टैक्सेबल सप्लाई आता है, यस। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम, सर आपने कहीं लिखवाई ये तीन बातें? हाँ, आप जब एग्जेम्पशन के चैप्टर में जाएंगे तो इसका जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा है वो यही लिखा है। हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 8 आईटीसी में आपको मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पर हमने आंसर लिखा है एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, नील रेट ऑफ टैक्स वाले आते हैं, विच में बी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वो आएंगे, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसको आप लिकर या पेट्रोल या डीजल कहते हैं वो सब आएंगे। ठीक है, ये था इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जिम्ड, यानी कि कौन सी टैक्सेबल है? योगा कैंप कंडक्टेड बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AB, तो बेटा ये एग्जिम्ड है क्योंकि बेटा ये चैरिटेबल एक्टिविटीज में आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विद रेस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट इन द रूरल ब्रांच, तो बेटा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रूरल ब्रांच को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, इसको चेक कर लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से टैक्सेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी टू दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ये भी एग्जेम्प्ट है। तो ये इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल वाला आपको मिलेगा हेल्थ सर्विसेज में। हेल्थ सर्विसेज में कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 8 में, सॉरी उसका 9th पॉइंट में मिलेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ, यही लैंग्वेज लिखी हुई है। तो मैंने मॉड्यूल में से छांट के जो नोट्स बनाए हैं आपको मिल रहे होंगे कि वो 100% आपको चीजें मिल रही हैं, तो आपको फर्दर कोई चीज पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बेटा? थर्ड। ये हमारे सही निकले क्वेश्चंस। ये था हमारा कौन सा बेटा? एग्जेम्पशन। अभी हमारे पास बेटा 15 मिनट है, एग्जेम्पशन पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 है एग्जेम्पशन का, और अभी हम चैप्टर नंबर 6, 7 कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक मॉड्यूल पूरा हो जाएगा, और 8 से 15 तक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर एक क्लास में हम एमसीक्यू कर लेंगे, केस सिनेरियो वाले। तीनों को एक बार सिलेक्ट करेंगे भाई, हम बच्चे की बात मानेंगे वरना हमारा दिमाग खा जाएगा वो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, बेटा इसके लिए आप टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर निकाल लीजिए फटाफट, जल्दी करिए। टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर कौन सा याद है आपको? चैप्टर नंबर 6 है। 7 बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई का है। इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 12 देखना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और सेक्शन नंबर 13 देखना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। आ जाइए दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बताना है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट देखिए, ये कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 9 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, पढ़ लीजिए इसको। डेट ऑफ पेमेंट अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड हुई है किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में? रेसिपिएंट की। डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन डेबिट हुई है बैंक अकाउंट में किसकी?
और जिस दिन आपने सप्लायर ने इनवाइस इशू किया है उसके बाद 60 दिन छोड़कर 60 डेज स्किप करके जो 61st डे आएगा वो दिन। और अगर इनवाइस सप्लायर ने इशू नहीं किया है, रेसिपेंट ने इशू किया है, तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस बाय रेसिपेंट आएगा। अच्छा, या तो इनवाइस आप सप्लायर वाला देखेंगे या रेसिपेंट वाला। अगर क्वेश्चन में रेसिपेंट वाला इनवाइस बताया है तो वहां से 61 डेज काउंट नहीं करेंगे, इस बात को सुनेंगे। अगर रेसिपेंट वाला इनवाइस दिया गया है क्वेश्चन में तो वहां से 61 डेज काउंट नहीं करेंगे। और ये एप्लीकेबल हुई है अमेंडमेंट सितंबर 25 से, यानी कि सितंबर 25 में भी थी, ये जनवरी 26 में भी थी। हमारी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर पड़ी हुई प्लेलिस्ट जनवरी 26 के लिए, उसमें ये सब मिलेगा आपको लिखा हुआ, मैंने पढ़ाया है प्रॉपर्ली इसको। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट, जी ये डेट होती है। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये भी होती है। डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट, ये भी होती है। तो तीनों होती हैं, इसलिए हमने अर्लियर ऑफ ABC ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2, श्याम लिमिटेड लोकेटेड मुंबई में रिसीविंग लीगल सर्विसेज फ्रॉम ए लॉयर मिस्टर ज्ञान, रजिस्टर्ड है बेटा जीएसटी में, लॉयर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और श्याम लिमिटेड इनसे सर्विसेज ले रहे हैं। तो बेटा आप जानते हैं कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर लीगल सर्विसेज रिसीव करती है तो बेटा उस पर रिवर्स चार्ज लगता है। एग्रीगेट टर्नओवर श्याम लिमिटेड की 42 लाख है, यानी कि इस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर जो थ्रेश होल्ड लिमिट होती है उससे ज़्यादा है। ठीक है, अगर 40 लाख गुड्स की लिमिट भी माने तो उससे भी ज़्यादा है बेटा ये। और बेटा हमने पढ़ाया आपको चार्ज ऑफ जीएसटी रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3) में, अगर कोई एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा हो, यानी कि 40 लाख गुड्स के केस में सर्विस प्रोवाइड करे इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसमें रेसिपेंट टैक्स देता है। तो यहाँ पे सर्विस रिसीव करने वाला श्याम है यानी कि बिजनेस एंटिटी, और सर्विस देने वाला ज्ञान है जो सर्विस दे रहा है बेटा लीगल सर्विसेज। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ पेमेंट, तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपको बतानी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनवाइस इज एज फॉलो। इनवाइस इशू किया है ज्ञान ने 15 अप्रैल को, ज्ञान बेटा सर्विस प्रोवाइडर है। पेमेंट डेबिट हुई है बैंक अकाउंट में किसके, श्याम लिमिट के, क्योंकि ये बेटा रेसिपेंट है तो इसने पेमेंट की होगी 5 मई को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। इस इनवाइस से बेटा 61 डेज काउंट कर लीजिए, 15 तो अप्रैल हो ही गई, 15 दिन और लगा लीजिए अप्रैल के, वो कितने दिन हो जाएंगे बेटा, इसके अंदर 15 दिन और जोड़ दीजिए, 60 दिन जोड़ दीजिए इसके अंदर, ये बनेंगे। अप्रैल के बाद मई आता है तो 60 दिन जब आप गिनेंगे इसके अंदर तो आप इसमें 60 दिन जोड़िए पहले, एग्जैक्ट 60। तो 15 दिन अप्रैल में चले गए, 31 दिन वहां चले गए, 14 जून आ गई। कौन सी जून आ गई, 60 दिन इसमें ऐड करने पर 14 जून आ गई। तो ये नहीं देखनी है आपको डेट, इससे अगला दिन देखना है। 60 दिन को तो स्किप करना है, बीच में 61वां दिन देखना है, 61st डे देखना है। पेमेंट डेबिट हुई है बुक्स में कौन सी तारीख को, 5 मई को, और पेमेंट एंटर्ड हुई है शाम यानी कि रेसिपेंट की उसमें। बताइए तीनों में अर्लीस्ट डेट क्या है। बस पिछले MCQ में इसका लॉ पूछा गया है तो इसमें इसको केस स्टडी बना दिया गया है। तो सबसे अर्लीस्ट क्या है बेटा इसमें, 1 मई, तो इसका आंसर 1 मई होगा। तो इसमें ना आपको क्लैरिटी चाहिए कि सबसे पहले कि हाँ रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई का आंसर तभी आप देख सकते हैं जब आपको पता हो कि गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है, फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी आप आंसर नहीं दे सकते। डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 11 मई को सप्लायर ने, जिसका नाम है दिया एंटरप्राइजेस, इशू किया है इनवाइस फॉर द गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज। तो बेटा इसके लिए इसका लॉ देखना पड़ेगा और वो लॉ ये वाला लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, ये गुड्स के केस में, जिसमें बेटा 4 डेट्स देखी जाती हैं। डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपेंट, डेबिटेड इन बैंक अकाउंट। बस यहाँ पे 60 दिन नहीं देखे जाते, बीच में 30 दिन स्किप करके 31st डे लेते हैं, ठीक है ना, रिवर्स चार्ज में गुड्स के केस में। क्योंकि यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है इसलिए बेटा मैंने वो सेक्शन आपको दिखाया है। तो यहाँ पे जो सेक्शन लगेगा वो ये वाला लगेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो लगा था वो 13(3) लगा था। और रिसीव कब हुआ है गुड्स बेटा, 12 मई को।
और इनवाइस कब इशू हुआ है? 11 मई को। 11 मई में 30 दिन जोड़ दें तो 20 तो मई में चले गए दिन, क्योंकि मई में डेज होते हैं 31, तो 20 तो यहीं पे कंज्यूम हो गए आपके दिन, है ना। और 10 दिन हो गए कहाँ पे? जून में। तो 30वां दिन बनेगा 10 जून। तो 30वां दिन मत लीजिएगा, इसे छोड़कर इससे अगला दिन लीजिएगा, 31 डे। तो एक डेट ये हो गई, एक डेट ये हो गई जिस दिन गुड्स रिसीव हुए। पिया ने बेटा, पिया मतलब इसमें सप्लायर वो है, रेसिपेंट है ना, सॉरी सप्लायर, सॉरी रेसिपेंट है। इश्यूज अ चेक और रिकॉर्ड किया पेमेंट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन सी तारीख को? 30 मई को, है ना। पेमेंट कब डेबिट हुई इनके बुक्स ऑफ अकाउंट से? 31 मई को। अच्छा इसमें बताओ दिया कौन है बेटा? ये सप्लायर है। और ये कौन है? ये। तो आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट या पेमेंट की एंट्री देखनी है रिवर्स चार्ज में, वो सप्लायर की नहीं देखनी है, वो किसकी देखनी है? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज और दी है कि पेमेंट क्रेडिट हुई है बैंक अकाउंट में ऑफ दिया। बेटा ये डेट हमारे लिए रेलिवेंट, क्योंकि दिया जो है वो सप्लायर है और रिवर्स चार्ज में सप्लायर के लिए डेट्स नहीं देखते हैं, रेसिपेंट के लिए। ये डेट भी नहीं देखनी है। आप बताओगे बेटा 11 जून, 12 मई, 30 मई और 31 मई में अर्लीस्ट डेट कौन सी है? हाँ बताइए बेटा, 11 जून, 12 मई, 30 मई और 31 मई में अर्लीस्ट डेट कौन सी है? 12 मई, यही आंसर है। और ये जो लास्ट वाली दो डेट दी थी ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दी थी दिया एंटरप्राइज की। दिया एंटरप्राइज सप्लायर है, रिवर्स चार्ज में सप्लायर की डेट्स नहीं देखते हैं। डेट ऑफ पेमेंट जो डिटरमाइन की जाती है वो रेसिपेंट के अकॉर्डिंग देखी जाती है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 5 लाख फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स है, याद रखना सप्लाई ऑफ गुड्स में एडवांस की डेट का कोई रेलिवेंस नहीं होता। ये जो एडवांस मिला 1 अप्रैल को, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है ना। इनवाइस इशू हुआ है 15 अप्रैल को, वेरी गुड। गुड्स रिमूव हुआ है 25 अप्रैल को। तो लॉ में लिखा हुआ है कि जिस दिन आपके यहाँ से गुड्स रिमूव हो, इनवाइस उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। तो इनवाइस आप देखिए उससे पहले ही इशू हो गया है, गुड्स रिमूव होने से पहले। और टाइम ऑफ सप्लाई में लिखा है लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस ऑट टू हैव बीन इशूड और इनवाइस इशूड। तो लास्ट डेट का तो मौका ही नहीं आया यहाँ पर, हमने तो इनवाइस उससे पहले इशू की कर दिया है। कौन सी तारीख को? 15 अप्रैल को। तो हमारे लिए यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा बेटा, वो कौन सी तारीख होगा? 15 अप्रैल। सपोज करिए इस क्वेश्चन में 25 अप्रैल तक इनवाइस इशू ना होता, 27 अप्रैल को इनवाइस इशू होता, तो फिर आपका टाइम ऑफ सप्लाई 25 अप्रैल होता। ठीक है ना, बोलो बेटा हाँ। और यहाँ पे जो हमने लॉ देखा है वो यहाँ से देखा है बेटा, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एडवांस पेमेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। जीएसटी जो पे किया जाएगा वो पे किया जाएगा या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस के हिसाब से, जो कि हमारे क्वेश्चन में 15 अप्रैल थी। और अगर आपने 25 अप्रैल तक इनवाइस इशू नहीं करा तो फिर लास्ट डेट देखी जाती है जिस दिन इनवाइस इशू किया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 15 अप्रैल होगा। मिस पर्ल इज अ क्लासिकल सिंगर। नाम पे मत जाइए, सिंगर क्लासिकल है, वेस्टर्न नहीं है, ठीक है। She wants to organize classical singing functions, so she booked an auditorium on 10th August for a total sum of 20,000. She paid 5,000 as advance on that day. The classical singing function was organized on 10th of October. The auditorium owner issued invites to Miss Pearl on 25th November. अच्छा एक बात बताइए, और इन्होंने 25 नवंबर को इनवाइस इशू किया 20,000 का। पर्ल ने बैलेंस पेमेंट की है 15,000 रुपए की 30 नवंबर को। डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई। आप ये बताइए 10 अगस्त को इन्होंने 20,000 रुपए में एक ऑडिटोरियम बुक किया, 5,000 रुपए एडवांस दे दिए, ठीक है ना, 5,000 एडवांस दे दिए। देखिए एडवांस का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया जाता गुड्स के केस में, बट बेटा ऐसा सर्विस के केस में नहीं है। आप ये बताइए इस क्वेश्चन में कहीं बताया है कि फंक्शन कब होने वाला है? देखो ये बताया, कौन सी तारीख को? 10 अक्टूबर को। तो आप बताइए इनवाइस कब रेज हुआ है? 10 अक्टूबर से 25 नवंबर को हुआ है या नहीं? बस मुझे ये बता दीजिए कि क्या इनवाइस 30 दिन में रेज हो गया? क्या नहीं हुआ। और जब इनवाइस 30 दिन में रेज नहीं होता तो इनवाइस की डेट इररेलेवेंट हो जाती है। उसमें आप देखिए डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विस, विच एवर इज अर्लियर।
बताइए इस 5,000 की डेट ऑफ पेमेंट क्या है? इस 5,000 की डेट ऑफ पेमेंट क्या है बेटा? 10 अगस्त। और डेट ऑफ सर्विस क्या है? 10 अक्टूबर। कौन सी डेट अर्लियर है? तो 5,000 के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो 10 अगस्त होगा। बताइए इस 15,000 की डेट ऑफ पेमेंट क्या है बेटा? 30 नवंबर। और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? 10 अक्टूबर। इन दोनों में से कौन सी डेट अर्लियर है? तो 5,000 के लिए 10 अगस्त है टाइम ऑफ सप्लाई, और बाकी के 15,000 के लिए 10 अक्टूबर है। क्लियर है? तुक्केबाजी नहीं करनी, हमेशा अपने नोट्स को पढ़ना है बेटा। क्या ये बात सर आपने लिखवाई हुई है? बिल्कुल अच्छे से लिखवाई हुई हमने। इस जगह पर मिलेगी बेटा आपको सर्विस के केस में। पूरा इसका कॉन्सेप्ट बनवा के हमने क्वेश्चंस में भी लिखवाया हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, ऐसे क्वेश्चंस हमने कराए हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए पूरे डिटेल में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये? ये था ना, एक मिनट बेटा। ये आपने पढ़ा था कि अगर इनवाइस समय से इशू ना हो तो क्या होगा। देखिए डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस और डेट ऑफ, तो 5,000 आपको एक बार में मिले, 15,000 अलग मिले। तो 5,000 के लिए 10 अगस्त है हमारी, और 15,000 के लिए 10 अक्टूबर। ये टाइम ऑफ सप्लाई है। सर एक साथ 20,000 मिल जाते तो फिर बार बेटा आपको 2 बार क्वेश्चन ना देखना पड़ता, फिर 20,000 के लिए डेट ऑफ पेमेंट देख लेते और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। और सर अगर इनवाइस समय से इशू होता तो फिर बेटा सर्विस की डेट का रेलेवेंस नहीं रहता, फिर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवाइस विच एवर इज अर्लियर। मिस पर्ल, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है आई थिंक, है ना? क्लियर है आप लोगों को? तो आज की क्लास को हम यहीं स्किप कर रहे हैं। अच्छा एक काम बेटा, हमारा मॉड्यूल 1 पूरा हो जाएगा अगर हम सिर्फ एक चैप्टर को और डिस्कस कर लें, तो हमारा मॉड्यूल 1 पूरा हो जाएगा बेटा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस वीडियो में ही हम मॉड्यूल 1 पूरा कर लेंगे। टाइम सप्लाई तक तो हो ही चुका है, वैल्यू ऑफ सप्लाई को और ले लेते हैं, 10 मिनट और लगा लेते हैं बेटा। ठीक है, तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, देर भी नहीं लगेगी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है 7, जिसमें एक ही सेक्शन पढ़ाया जाता है, सेक्शन नंबर 15। और इसमें कहा गया है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को कहते हैं। इसमें 5 चीज़ें ऐड होती हैं और डिस्काउंट के नाम पर जो होता है वो लेस होता है। मिस जेमिनी, और मैं बार बार कह रहा हूँ, थ्योरी के क्वेश्चंस और एमसीक्यू पहले करें और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको सबसे बाद में करें। और इसी मंथ में आप अपना भाई रिवीजन वगैरह सब कर लें जीएसटी का, चाहे आपका एग्ज़ाम 1.5 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, 6 महीने बाद हो। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी आपको करना हो अमेंडमेंट करें और पेपर दें। मेसर्स जेमनी, सर हमारे इतने दिन तक याद नहीं रहता है, उसकी कारण है। ठीक है, आप अगर बार बार नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। सर क्या पूरा कोर्स बार बार पढ़ना पड़ेगा? देखिए एक बार तो आपको पागलों की तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बस पागल होना नहीं है। पागल बेटा होना नहीं है, पढ़ना है। जुनून जो होता है वो जरूरी है बेटा, कोई पागल नहीं होता। वो जो कहते हैं ना पढ़े लिखे पागल होते हैं बेटा, वो लोग कहते हैं जब अंगूर नहीं मिलते तो लोमड़ी खट्टे बता देती है उसको। तो जो लोग 9, 10, 15 साल से सीए नहीं कर पा रहे वो कह देते सीए में कुछ नहीं रखा। भाई तो फिर आप 15 साल से झक क्यों मार रहे हो? आप लगे हुए क्यों हो इसके पीछे? जब मोहब्बत ना मिले तो कह देते हैं सनम बेवफा है। तो वाली बात है बेटा इन लोगों की। ठीक है, अपना चेहरा नहीं देख रहे कि आप लग रहे हैं बेटा कैसे, है ना, सिंगाड़े जैसी शक्ल के, और पसंद आ रही है लीची आपको, तो बेटा कैसे होगा बेटा ऐसे? तो यही बात बेटा सीए के अंदर है। मेहनत आप कर रहे हैं बीकॉम वाली और सपने देख रहे हैं सीए, सीएस, सीएमए के, तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। जैसी मेहनत होगी वैसा आपको फल मिलेगा। ये कम शब्दों में कड़वी बात थी मगर सच्ची थी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मिस जेमिनी, सॉरी मैसर्स जेमिनी, ठीक है, मोहब्बत के बाद जेमिनी नजर आने लगी। मैसर्स जेमिनी exports has sold scrap amounting to rupees 3,84,000 excluding tax collected at source।
सर स्क्रैप पर टीसीएस आता है, हाँ ये नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है, मेटल स्क्रैप वाला। 3,84,000 रुपए का इन्होंने स्क्रैप बेचा है और इस पर 1% टीसीएस है। इस 3,84,000 में टीसीएस नहीं है। इसके लिए आप टीसीएस वाला चैप्टर भी देख लेना अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और ये टीसीएस जीएसटी वाला नहीं, आगे कहा गया है ये टीसीएस इनकम टैक्स वाला है। द स्क्रैप वाज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस। सर ये जो इनकम टैक्स वाला टीसीएस है 1%, सर ये इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा या नहीं? तो बेटा क्लियर कट बता रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन भी है ये इस बार की। आप इसको अमेंडमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जो टीसीएस चाहे वो जीएसटी वाला हो या इनकम टैक्स वाला हो, बेटा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। यानी कि 3,84,000 के अतिरिक्त 1% और लिया होगा इसने। ये जेमनी ने बेचा है ना 3,84,000 का, तो जेमनी ने जिसको बेचा होगा उससे 3,84,000 भी दिए होंगे और 1% और लिया होगा। तो 1% जो और लिया है टीसीएस के नाम पर, बेटा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। स्क्रैप वाज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रेसिपिएंट फॉर विच मेसर्स जेमनी एक्सपोर्ट्स चार्जेस एडिशनल 5,100 रुपए उन्होंने लिए हैं। तो बेटा ये एक इंसिडेंटल एक्सपेंस है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। तो 3,84,000 में 5,100 आप ऐड करेंगे। डिटरमाइन करिए वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है, ठीक है ना। तो 3,84,000 में 5,100 ऐड कर दीजिए, 3,89,100 होगा। टीसीएस ऐड नहीं होता। कहीं ना कहीं बेटा मैंने लिखवाया होगा टीसीएस के बारे में, चेक करिए, कहीं ना कहीं लिखवाया जरूर होगा कि टीसीएस ऐड नहीं होगा। अजी लिखवाया होगा बेटा, ऐसा होगा नहीं कि मैंने लिखवाया ना हो। मुझे याद आ रहा है ना बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिखवाया होगा। टीसीएस जो होता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। चेक करिए बेटा कहां लिखवाया है, लिखवाया जरूर होगा बेटा। देखिए ये एक अमेंडमेंट भी है, आप इसको अमेंडमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मगर ये अमेंडमेंट आज की नहीं है, 2018 की है। क्या है ये? मैं टीसीएस के बारे में बात कर रहा हूं। जो टीसीएस टीडीएस आप जीएसटी में पढ़ते हैं, सिमिलरली इनकम टैक्स में भी हैं। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है मैंने वहां पे डिटेल में पढ़ा है, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा उनके टीचर्स ने भी उनको डिटेल में पढ़ाया होगा। आप चेक करिएगा, TCS under Income Tax Act 1961 not includable in the taxable value for the purpose of GST। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का ये सर्कुलर नंबर है जिसका डेट 7 मार्च 2019 है। उन्होंने क्लैरिफाई किया है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट would not be includable as it in an interim levy not having character of tax। ठीक है, तो इसको क्योंकि अच्छा ये डाउट आया क्यों? ये डाउट इस कारण से आया क्योंकि आप जब लॉ पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि नंबर 1 लिखा हुआ है कि जीएसटी छोड़कर सारे टैक्सेस ऐड किए जाते हैं। तो ये टैक्सेस हैं जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स, ये टैक्स हो सकता है जैसे कि कोई ग्रीन टैक्स लगाया जाए, कोई एनवायरमेंट टैक्स लगाया जाए, कोई एनर्जी टैक्स लगाया जाए, ये वो टैक्स हैं। ये इनकम टैक्स के टीसीएस और टीडीएस नहीं है। तो यहाँ पे ये लिख लेना, डज नॉट इंक्लूड। जिनके पास हमारे नोट्स हैं वो यहाँ नोट्स में लिख लेना, जिनके पास जिस टीचर के नोट्स हैं अगर उन्होंने लिख रखा है तो अच्छी बात है। ये मैंने भी कहीं ना कहीं लिखवाया है, मेरा भी याद नहीं आ रहा कहाँ लिखवाया है। डज नॉट इंक्लूड टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारा आंसर जो था वो हमने बता दिया आपको। क्या था, क्या था बेटा आंसर? 3,89,100। Question number 2, Director of Messrs Carrier Limited provided premises to it a monthly rent 2.5 lakh which is registered as principal place of business from where it carries out business operation। एक डायरेक्टर है मैसर्स कैरियर लिमिटेड का, इन्होंने मंथली रेंट पर 2.5 लाख रुपए पर अपनी बेटा कुछ नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इनको दी है। मैसर्स कैरियर वांट टू अंडरस्टैंड वेदर द मंथली रेंट 2.5 लाख शुड बी टर्म्ड एज ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको मैं एक बात बताऊं, डायरेक्टर जो होता है किसी भी कंपनी का वो रिलेटेड पार्टी होता है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई तब माना जाता है, उसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। किसी भी
यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू को माना जाएगा। एक तो प्राइस, सोल्ड कंसिडरेशन और ट्रांजैक्शन जो हो दो अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो। डायरेक्टर कंपनी का क्या है, रिलेटेड पर्सन है, ठीक है ना। तो 2.5 लाख रुपए के लिए बेटा डाउटफुल बात है। वे कह रहे हैं कि बताओ क्या ये जो 2.5 लाख रुपए शुड बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जवाब है हमारा नो। क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर ये इंडिपेंडेंट सप्लायर है? हाँ, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, नो और यस। यानी कि डायरेक्टर अगर अपनी कंपनी को 2.5 लाख रुपए में मंथली रेंट पर प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं माना जाएगा। कुछ पूछना है बेटा आपको? ठीक है, तो फिर बातें नहीं करें। Which of the following are not includable in the value of supply? बेटा इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या था? उसमें ये था कि जो 2.5 लाख रुपए डायरेक्टर चार्ज कर रहा है कंपनी से, बताइए वो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू है या नहीं। हमने कहा नहीं है। और दूसरा पार्ट उसका ये था कि अगर डायरेक्टर की जगह कोई और इंडिपेंडेंट व्यक्ति दे तो फिर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इसका एक जवाब नो था और एक यस था। आर नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो बेटा बताइए CGST, SGST, UTGST और GST ये सब ऐड नहीं किया जाता। कमीशन भी ऐड किया जाता है, इंटरेस्ट भी, और पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज भी। पीरामल हैज 24% शेयर होल्डिंग ऑफ अनुकूल लिमिटेड। पीरामल सप्लाइड गुड्स टू अनुकूल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स? मैक्स ट्रांजेक्शन वैल्यू। MRP नहीं होता, एक्सचेंज वैल्यू नहीं होता, अदर देन ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड तब होते जब 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग होती है ना, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। हाँ, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी माइनस हो सकते हैं, मगर उसके लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए एज पर द एग्रीमेंट होना चाहिए, डिस्काउंट लिंक टू द इनवाइस होना चाहिए, और जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करे, और जो रेसिपेंट है वो उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट क्या कर दे बेटा, रिवर्स। इसके लिए बेटा आपको ये पढ़ना चाहिए डिटेल में, ये वाला पॉइंट। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होना चाहिए, लिंक टू, यही पूछा गया है वहां पर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 15(3) में, ये पूछा गया है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर है? आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 से 15 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।